अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, ये तुम्हारी गलती थी समय कि तुमने अनिका को छोड़, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने अनिका की जगह मुक्ति के उपाय अपनाया, और यह मेरी खुशकिस्मती थी कि अनिका मेरी जिंदगी में शामिल हुई और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, उसे जैसी पत्नी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है और मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। समय अक्षय की तरफ देखा है और बोलता है, आज भले ही तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम उसकी पहली मोहब्बत नहीं थे, उसकी पहली मोहब्बत में था और हमेशा रहूंगा, इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा मिस्टर राजपूत। अक्षय मुस्कुराकर समय की तरफ देखा है और कहता है, भले ही आप उनका की पहली मोहब्बत है लेकिन उसकी आखिरी मोहब्बत तो मैं ही बनेगा। पहली मोहब्बत बदली जा सकती है लेकिन आखिरी मोहब्बत कभी नहीं बदली जाती, और मैं अनिका से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, उसका सम्मान भी करता हूँ, उसको प्योरिटी भी देता हूँ। मेरे लिए अनिका से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी महत्व नहीं रखता। अगर उनका रहेगी दिन है तो दिन है, अनिका बोलेगी रात है तो रात है, और वैसे भी अनिका को मेरे साथ की जरूरत नहीं है, वह खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वह खुद को खुद के बलबूते पर रख सकती है, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे मेरी पत्नी की बहुत जरूरत है। अनिका अक्षय का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है अक्षय, क्योंकि मैं घर जाना चाहती हूं। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और मैं उससे पर बात नहीं करना चाहती। शायद इन लोगों के पास बहुत टाइम है जो ये दोनों अपनी अपनी बीवियों को छोड़कर या हमारे साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके साथ टाइम बिताना है क्योंकि काम की वजह से वैसे भी मैं आपके साथ वक्त काम बता पाती हूँ। अनिका अक्षरा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है तो समय अनिका का एक हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक मौका नहीं दोगी मुझे? मैं जानता हूं तुम कभी किसी और की नहीं हो सकती, भले ही तो माँ ने शादी कर ली हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम अक्षय को कभी अपने दिल में वह जगह नहीं दे सकती जो मेरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपने गुनाह का पछतावा है। अनिका, मिस्टर मल्होत्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या आपने गलती किया गुनाह, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इसका एहसास है या नहीं, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूरी तरह उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन आपने मुझमें और मुक्ति में से मुक्ति को चुना था। उस दिन मैंने आपसे अपना हर एक रिश्ता, हर एक फीलिंग्स वही खत्म कर दी थी, और जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना, वह अक्षय से साथ फिर ले लेते वक्त मैं खत्म कर दी थी, क्योंकि मैं वह गलती नहीं करना चाहती थी जो आपने की थी, किसी और को दिल में रखकर किसी और से शादी करना। मैं आपको पूरी तरीके से छोड़कर अक्षय को अपनाया है और अब अक्षय ही मेरा भविष्य और मेरा वर्तमान है और मैं उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगी। अनिका समय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर अक्षय को वहां से लेकर चली जाती है। समय वही घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका सर नीचे था जब सूर्यांश उसके कंधे पर हाथ रखता है, और समय पलटकर सूर्यांश की तरफ देखा है तो उसके इस वक्त समय की आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी आंखों में खून कर आया था। वह वहां से सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब बर सूर्यांश घर पहुंचते हैं तो सब लोग बैठे वहीं इंटरव्यू देख रहे थे जो आज अवार्ड सेरेमनी में हुआ था। समर समय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आप मिले थे उनसे, कैसी है वह? मैं जानता हूं उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा वह सब झूठ था। एल कनक आगे आता है और कहती है, क्यों झूठ? जब समय भाई किसी और से शादी कर सकते हैं, किसी और को अपनी पत्नी बन सकते हैं, तो क्या उनका हक नहीं है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का? क्या उन्होंने हमेशा इनका इंतजार करने का सोच रखा है? जो इंसान अपनी बीवी का ना हो सका वह इंसान किसी और का हो सकता है। मुक्ति, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कनक, तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने बड़े भाई से कैसे बात की जाती है। कनक मुक्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जब आपको शर्म नहीं आए किसी दूसरे के पति को चुराते हुए तो मुझे खाने में कैसे शर्म? मैं किसी दूसरे से नहीं अपने भाई से बात कर रही थी और आपका कोई हक नहीं बनता है भाई बहन के बीच में बोलने का। समय की तरफ और सूर्यांश की तरफ मूर्ति है और कहती है, आप दोनों तो महान मूर्ति हो। पहले सूर्यांश भाई अनिका भाभी के पीछे पड़े थे, तब आपने उन्हें समझाया था, लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने इस औरत के लिए मेरी भाभी को छोड़ दिया जिससे मैं अपनी मां मन था, जिससे हम सबके लिए क्या कुछ नहीं कहा किया था। सभी गौरी आगे आता है और कैसी है ये सच है भाई कि अपने अनिका भाभी के साथ बहुत गलत किया था और इसके लिए हम दोनों बहनें तो आपको कभी माफ नहीं कर सकते। आपने एक बाहर वाली के लिए अपनी बीवी को छोड़ा था, अगर आज होने किसी और से शादी कर ली है तो इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया, सही किया उन्होंने आपको ये दिखाकर कि वह आपके बिना जी सकती है। आपने तो यही सोचा ना कि आपने छोड़ दूंगी तो वह जी नहीं पाएंगे, फिर आपकी इस बाहर वाली के लिए को अपना कर इस घर में आकर रहने लगेंगे, लेकिन वह अनिका है जो अपने आप को नहीं छोड़ा था। उन्होंने तो आपको क्या छोड़ देता हूँ, जब उनके बाप ने उनकी मां को धोखा दिया था तो उसने अपने आप से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, आप तो फिर भी उनके पति थे। गौरी रियान के पास आती है और कहती है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है रियान, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, इस घर में मेरा दम घुटता है, अब यह मुझे मेरा मायका नहीं बल्कि कैद लगती है और मैं इस खेत में नहीं रह सकती। अलकनक अपने पति के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। राघव खड़ा होता है और कनक का हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है। एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगते हैं। अब वहां पर सिर्फ बुआ जी खड़ी थी। एल
बुआ जी इस समय की तरफ देखकर कहती हैं, एक वक्त था समय जब तुम पर गर्व था मुझे, और आज शर्म आती है मुझे तुम पर कि तुमने इस औरत के लिए उस लड़की को छोड़ दिया जिसने तुम्हारे परिवार के लिए जाने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुमने इस औरत को इस घर में लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। इसका असली चेहरा तुम 6 महीने पहले ही देख चुके हो, फिर भी इस लड़की को तुमने आज तक इस घर में रख रखा है। आज देखो अनिका तुमसे इतना दूर जा चुकी है, क्या तुम चाहकर भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते? आज वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में इस वक्त सब लोग इकट्ठा थे क्योंकि आज अक्षय और अनिका की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तभी वहां पर बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग आ जाते हैं और वहां के कटिंग होती है, दोनों सबको केक खिलाते हैं, फिर वहीं पर खाने का प्रोग्राम चलता है। अनिका दूर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी, तभी अक्षय उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आज समय को इतनी वक्त बाद अपने सामने देखकर शायद तुम्हारे जख्म हरे हो गए होंगे। आज बिना अक्षर की तरफ देख उन मासूम बच्चों को खेलते हुए देखकर कहती है, मुझे उसे इंसान से कोई मतलब नहीं है। सच बोलो ना अक्षय, जब आज वह मेरे सामने आया वह जिस तरह घुटनों के बाल बैठा था ना, आज वह एक हारा हुआ इंसान लग रहा था जो खुद अपनी बीवी के हाथों हार गया था। उसे मुक्ति की सच्चाई पता चली थी लेकिन देर से चली थी, तब तक उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुक्ति है गौरी के साथ जो कुछ भी करवाया ये बात समय जान चुका है, इसीलिए आज उसकी आंखों में मुक्ति के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था बल्कि नफरत थी, जिसके बारे में मैं जानती हूँ सूर्यांश जानता है। आल अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है, तनिका रहती है, हाँ ये सच है, गौरी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें कोयल और मुक्ति का हाथ था, क्योंकि कोयल और मुक्ति दोनों बहनें हैं और जिस दोस्त की दुहाई देखकर वह वचन याद दिलाया था ना, वह तो मुक्ति का भाई कभी था ही नहीं। मुक्ति और कोयल बहुत शर्ते लड़कियां हैं जिन्होंने समय और सूर्यांश को अपने चाल में फंसाकर वह सब कुछ किया। सूर्यांश की बर्बादी में कुछ हाथ मेरा भी था, क्योंकि मैं नहीं कोयल को सूर्यांश की जिंदगी में जाने का रास्ता बताया था, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी वह इतनी गिरी हुई लड़की है। और फिर धीरे धीरे सूर्यांश को भी कोयल की सच्चाई पता चल गई, वह मासूम बनने का जो दिखावा कर रही थी वह बहुत जल्द सब खत्म हो गया। अक्षय अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं सूर्यवंशी माँ की जरूर मांगूंगी, क्योंकि कोयल सूर्यांश की जिंदगी में मेरी वजह से आई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। सूर्यांश और समय को वह सबूत मैंने भेजे थे क्योंकि मुझे इन दोनों की सच्चाई बहुत पहले पता चल चुकी थी। अक्षय अगर तुम चाहती तो तुम अपने उसे समय के रिश्ते को बचा सकती थी ना अनिका, उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था। अक्षय जो इंसान मुझे छोड़कर अपने दोस्त के दिए वचन के लिए किसी दूसरी लड़की का हाथ थाम सकता है, वह इंसान आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकता था ना। अगर वह उसे अपनी बहन बनाकर मेरे पास लेकर आता ना तो कसम से अक्षय मैं जिंदगी भर उसकी सेवा करती, लेकिन वह उसे अपनी मंगेतर बनाकर मेरे सामने लाया था। ये चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो धोखा मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया था वही धोखा मेरे पति ने मुझे दिया है और यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अक्षय मतलब तुमने जानबूझकर वह सबूत समय को भेजे थे? हाँ, क्योंकि मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी उसके गलत फैसले के लिए, और आज वह मेरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन ये कभी नहीं होगा क्योंकि अनिका अब समय की पहुंच से बहुत दूर है। हमारी शादी जैसे भी हुई हो लेकिन अब तुम मेरे पति हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को निभाने का और पूरी शिद्दत से उसे अपने का। अब मेरी जिंदगी में समय या किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मन, मेरा तन, मेरा कर्म, मेरा वचन, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए है। तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की आती है और वह अनिका के पर को पढ़कर रहती है, आप भी मेरे साथ खिलौना, आप हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो, मेरे साथ तो आप कभी वक्त ही नहीं बताती। अनिका उससे छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़कर ग्राउंड में चली जाती है और बाकी सारे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वहीं अक्षय अपने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए अनिका और उसे बच्ची को देख रहा था और कहता है, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और ना कभी हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चारों तरफ न्यूज में अक्षय और अनिका की शादी की खबर टेलीकास्ट हो रही थी। जो लोग अक्षय को पर्सनली जानते थे वह खुद शॉक थे और वही जो लोग अक्षय और अनिका के बारे में नहीं जानते थे वह लोग अब परेशान थे। वह लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि कभी उन्होंने इन दोनों को ऑफेंड तो नहीं किया, क्योंकि ये दोनों कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। अब बहुत जल्दी ये दोनों ही कंपनी मार्च होने वाली थी, इसलिए सबको अपने लिए खतरा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में अलग ही माहौल था, क्योंकि समय कल रात गुस्से में घर से गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है और कहाँ गया है। जब दादाजी ने मुक्ति से इस बारे में पूछा तो मुक्ति ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं नहीं जानती वह कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया, ही जाएगा जब उसका मन करेगा। उसके ऐसे जवाब को सुनकर सब लोगों की आंखों में गुस्सा उतर आया था। तभी कोयल मुक्ति के पास आकर रहती है, सही तो कह रही है मुक्ति, हम क्या उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि वह कब कहाँ क्या करते हैं? और प्लीज हम लोगों से ना इस तरह सवाल जवाब करना, आप लोग बंद कर दीजिए। आप लोग खुद तो अपने बेटों पर कोई बंदिश नहीं लगा पाए, हम बीवियां होकर उन दोनों को कैसे रोक सकते हैं?
तभी शनाया उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं, आप दोनों को बोलने में शर्म तो सच में बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि आप लोग एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। किसी के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी पार्टी से और पैसे से और स्मूथ से। आपका पति कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है ना। मुक्ति शनाया की तरफ देखकर कहती है, तुम अपने पति पर नजर रखो, वही बहुत है, क्योंकि इस घर में सब ने अपनी पहली पहली बीवियों को छोड़कर दूसरी बीवियों के पास आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा पति का भी कहीं दूसरी जगह चक्कर चल रहा हो? तो हम दोनों के ऊपर कमेंट करने से पहले अपने रिश्ते में झांक कर देख लो, समझी तुम। तभी उसे हाल में एक दमदार आवाज पहुंचती है, बहुत हो गई आप सबकी बकवास, अब अपने अपने कमरे में जाकर अपना अपना काम कीजिए। इस घर को जंग का मैदान बना रखा है, जब देखो जब इस घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। दादा की कितनी रफ्तार आवाज सुनकर सब लोग वहां से चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। शनाया अपने कमरे में आकर समर की तरफ देखती है और कहती है, पता करो ना समय कहाँ है। देखो शनाया भाई तुम्हारे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट मुझे उम्मीद मत करना उन्होंने जो अनिका भाभी के साथ किया उसके बाद मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जंगल के एक कॉटेज में इस वक्त समय बेड पर लेटा हुआ उससे सीलिंग को एक तक देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहाकर गद्दे पर गिर रहे थे, लेकिन उसे अपना कोई होश ही नहीं था। उसके सामने बार बार वह सीन आ रहा था जब अनिका ने अक्षय का हाथ पकड़कर कहा था कि उसे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही यह इंसान अब उसकी जिंदगी में कोई मायने रखता है। ये सब सुनकर समय को इतना दर्द और इतनी तकलीफ हुई थी जिसके बारे में वह बात नहीं सकता था। इस कॉटेज के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय अनिका को 2 बार यहाँ लेकर आया था। ये वही टापू था जहां समय और आने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। यह वही टापू था जहां समय और उनका ने अपने प्यार का इजहार किया था। आज यही टापू समय के दर्द का गवाह था। वह जंगल, उसे जंगल के जंगली जानवर, सब लोग समय के दर्द को महसूस कर रहे थे, लेकिन समय ने फैसला लेने में और चुनने में जो गलती की थी अब उसका पक्षाप उसे जिंदगी भर रहने वाला था। क्योंकि अक्षय अनिका को जितनी इज्जत देता था, जितना प्यार करता था, उसे पर भरोसा करता था, उसके आधार पर आने का कभी समय के पास नहीं आएगी और उनका उन लड़कियों में से नहीं थी जो आज इसके साथ और कल उसके साथ। जब तक उसे समय के साथ रिश्ते में थी उसने उसे रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया था और आज जब वह अक्षय की बीवी है तो वह अक्षय के साथ अपने रिश्ते को हर एक शिद्दत से निभाएगी। समय ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए आज उसे अपने दिल में इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपने एक गलत फैसले से अपनी ही जिंदगी पर बात करती थी और मुक्ति जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया था। इसमें समय की ही गलती थी। समय को पहले मुक्ति के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह इस बहन में था कि उसके दोस्त ने उसके लिए जो कुर्बानी दी थी उसका बदला वह उसकी बहन को एक अच्छी जिंदगी देकर चुका सकता है। लेकिन वह भूल गया था ये दुनिया मतलबी, फरेबी और धोखेबाजों से भरी पड़ी है। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतनी कॉन्टैक्ट होने के बाद भी वह मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। अपने दोस्त का नाम आने के बाद से ही समय अंधा बहरा गूंगा सब हो गया था। उसने कभी भी कुछ भी जान समझने की कोशिश नहीं की, जिसका भुगतान ये था कि एक लड़की समय की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आ चुकी थी और उसने पूरे राणा परिवार को बर्बाद कर दिया था। जहां पहले वह लोग प्यार, इज्जत और सम्मान से रहते थे, आज वही हर वक्त लड़ाई झगड़े होते थे। अनिका के साथ वह लड़की कौन थी, क्या रिश्ता है अनिका का, उसके साथ कमेंट करके जरूर बताए। जितना प्यार करता था, उसे पर भरोसा करता था, उसके आधार पर आने का कभी समय के पास नहीं आएगी और उनका उन लड़कियों में से नहीं थी जो आज इसके साथ और कल उसके साथ। जब तक उसे समय के साथ रिश्ते में थी उसने उसे रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया था और आज जब वह अक्षय की बीवी है तो वह अक्षय के साथ अपने रिश्ते को हर एक शिद्दत से निभाएगी। समय ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए आज उसे अपने दिल में इतना दर्द हो रहा था कि उसने अपने एक गलत फैसले से अपनी ही जिंदगी पर बात करती थी और मुक्ति जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर खड़ा कर दिया था। इसमें समय की ही गलती थी। समय को पहले मुक्ति के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह इस बहन में था कि उसके दोस्त ने उसके लिए जो कुर्बानी दी थी उसका बदला वह उसकी बहन को एक अच्छी जिंदगी देकर चुका सकता है। लेकिन वह भूल गया था ये दुनिया मतलबी, फरेबी और धोखेबाजों से भरी पड़ी है। इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतनी कॉन्टैक्ट होने के बाद भी वह मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। अपने दोस्त का नाम आने के बाद से ही समय अंधा बहरा गूंगा सब हो गया था। उसने कभी भी कुछ भी जान समझने की कोशिश नहीं की, जिसका भुगतान ये था कि एक लड़की समय की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आ चुकी थी और उसने पूरे राणा परिवार को बर्बाद कर दिया था। जहां पहले वह लोग प्यार, इज्जत और सम्मान से रहते थे, आज वही हर वक्त लड़ाई झगड़े होते थे। दूसरी तरफ राजपूत मेंशन में इस वक्त हंसी खुशी का माहौल था क्योंकि अक्षय रात का डिनर बना रहा था अनिका के लिए, क्योंकि अक्षय को अनिका के लिए खाना बनाना बहुत पसंद था। जो काम एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए वह काम एक पति अपनी पत्नी के लिए करता था दिन भर। भले ही अक्षय ऑफिस में कितना भी बिजी हो, लेकिन वह शाम का डिनर जरूर बनता था क्योंकि अनिका को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। तभी बाहर लॉन
में एक गाड़ी आकर रुकती है और ड्राइवर भागकर उसका गेट खोलना है आने का उसे गाड़ी से बाहर आती है। अब वह अंदर हाल की तरफ आती है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह किचन की तरफ जाती है तो देखी है अक्षय डिनर बना रहा था। अनिका गेट से खड़े होकर अक्षय को देखते हैं, फिर कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अक्षय उसे आवाज देकर रोक देता है और उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़कर कहता है, जब तक पानी पियो मैं तुम्हारे लिए काफी भेज पाता हूँ और उसके बाद में फ्रेश होकर डिनर करना है। उनका अक्षय की तरफ एक नजर देखकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्षय भी काफी बनाकर एक सर्वेंट के हाथों अनिका के लिए काफी पहुंचा देता है। उनके कमरे के सोफे पर बैठी हुई अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी, तभी कमरे का गेट लॉक होता है। उनके अंदर आने की इजाजत देती है तो एक सर्वेंट हाथ में ट्रे लेकर अनिका के सामने रख देती है और वहां से चली जाती है। उनका उसे ट्रे को देखकर उसमें से काफी का मग उठाकर पीने लगते हैं और फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसे अंधेरी रात को देखते हुए उनका को वह दिन याद आ जाता है जिस दिन समय को अनिका की प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला था। फ्लैशबैक। अनिका को आए हुए उसे आश्रम में 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में उनका बहुत खुश रहती थी, लेकिन अनिका हर बात में हर चीज में खाने में हमेशा नुकसान निकलती थी। तो सबको यही लगता था कि बड़े घर की बेटी है इसलिए करती है। लेकिन एक दिन अक्षय के हाथों अनिका की रिपोर्ट्स लग गई थी और अक्षय को पता चल गया था कि उनका 7th मंथ प्रेग्नेंट है। 6 मंथ से समय के पास से आए हुए थे। ये बच्चा उसे रात की निशानी था जिस दिन समय अनिका के सामने इस समय की सच्चाई आई थी, लेकिन वह इतनी लूज कपड़े पहनती थी कि उसका पेट किसी को दिखता नहीं था और शायद समय ने भी इस चीज पर गौर नहीं किया था। उनका इस वक्त एक नाइट सूट में अपने कमरे में मौजूद थी। जब अक्षय ने उसे देखा, उसका पड़ा हुआ पेट देखकर अक्षय हैरान रह गया। अक्षय उसके हाथ को पकड़कर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? उनका अक्षय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रहती है, मेरी बताने से क्या हो जाता? कुछ बदल जाता? कुछ नहीं बदलते, लेकिन तुम समय को एक मौका तो दे सकती थी, ना किसी और के लिए, ना सही तो अपने बच्चों के लिए ही। अनिका, बस इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर समय या किसी और को भी ये पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखने पर मजबूर करता और मैं उससे धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैं हमेशा इस तरह से कपड़े पहनती हूं कि किसी को मेरा बेबी बम दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, यह बात तुम अपने अलावा किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि आज के बाद मैं अपने फ्लैट पर रहूंगी और वहीं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरा उससे समय का बच्चा इस दुनिया में है। अक्षय अनिका को बेड पर बिठाकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है, अनिका, इतना आसान नहीं है इस दुनिया में बच्चों को जन्म देना। एक अकेली औरत के लिए, एक अकेली औरत को आदमी खुली किताब समझता है जिसे वह पढ़ने की नाकामयाब कोशिश करता है। अनिका, तुम्हें समय को इस बारे में बता देना चाहिए। उसका भी हक है ये जानने का कि वह बाप बनने वाला है। उनका खड़ी होकर अक्षय की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है और कहती है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, वैसे जन्म भी मैं दूंगी और इसे कल लूंगी भी मैं ही, यह मेरे पास रहेगा। ये किसी की औलाद नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद है। अक्षय अनिका को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अनिका समय को कुछ भी बताने से साफ कर देती है। तो हर कर अक्षय अनिका से इस बारे में बात करना छोड़ देता है। अब अक्षय अनिका का बहुत ख्याल रखता था, उसे कोई भी काम नहीं करने देता था, बल्कि उसके ऑफिस भी खुद साथ जाता था, जिससे उनका कोई ऐसा काम न करे कि उसके बच्चे पर असर पड़े। धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा था कि अनिका के पेट में पल रहा बच्चा अक्षय का था। और एक दिन जब अनिका के डिलीवरी का टाइम हुआ तब अनिका अकेले ही हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अक्षय ने डॉक्टर के पास अपना नंबर लिखवा रखा था कि अगर कभी भी उनका अकेली हॉस्पिटल आती है तो वह तुरंत अक्षय को इसकी जानकारी दे। डॉक्टर ने अनिका को एडमिट करके तुरंत अक्षय को सारी बात बता दी थी। अक्षय भी वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वह और पेपर से साइन करता है और पिता के नाम की जगह अपना नाम और अनिका के पति की नाम की जगह अपना नाम लिख देता है। वही अनिका की डिलीवरी रूम में उनका इस वक्त बहुत हाइपर हो रही थी, डॉक्टर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। अनिका से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिका के चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। जब अक्षय से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो अक्षय बिना किसी की परवाह किए अंदर चला जाता है और अनिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के हाथों का स्पर्श पाकर उनके जब अपनी आंख खोलती है तो अपने सामने अक्षय को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कसकर अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, अक्षय, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्षय अनिका के माथे को चूम लेता है और उसे हिम्मत देकर कहता है, जब तुमने 9 महीने इस बच्चे को अकेले पाला है, हर मुश्किल का सामना किया है, तो आज तुम क्यों डर रही हो? अनिका, आज तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है, थोड़ी सी हिम्मत रखो उनका, वरना तुम जानती हो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों के लिए। अक्षय की इतनी विश्वास भरी बातें हैं और सब सुनकर उनका को भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, लेकिन अक्षय का पूरा ध्यान सिर्फ अनिका के चेहरे की तरफ था। अक्षय ने एक बार भी अनिका के चेहरे से अपनी नजरें इधर उधर नहीं की थी। वही वह वहां उसका पति बनकर आया था, लेकिन वह उसका पति तो नहीं था, ना वह उनका की इज्जत कर रहा था, वह उसे हाल में नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते आज
वह उसके साथ था, जहां आज समय को होना चाहिए था वहां आज अक्षय उसका साथ बनकर खड़ा था। आज थोड़ी देर बाद उसे कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। अक्षय का बहुत मन था कि वह पलटकर उसे बच्चों को देखे, लेकिन वह उनको इस हालत में नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अभी भी उनका के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटाई थी। तभी डॉक्टर अनिका के पास आकर रहती है। मुबारक हो बेटी हुई है। अनिका मुस्कुराकर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है। जब डॉक्टर अनिका को बेटी लेने के लिए बोलते हैं तो अनिका अक्षय की तरफ इशारा करके कहती है उसके पापा को दे दीजिए, फिर खुद गहरी नींद में चली जाती है। अक्षय बच्ची को लेकर बाहर आ जाता है और डॉक्टर अनिका की सफाई कर उसे विप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अक्षय के हाथों में आकर वह नन्ही सी बच्ची रोना बंद कर देती है। वह बिल्कुल अनिका की तरह लग रही थी। अक्षय उसे बच्ची को बहुत गौर से देख रहा था और उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। 3 दिन बाद अनिका को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और अक्षय अनिका और उसे बच्ची को लेकर अपने मेंशन आ जाता है। न तो वह से लेकर अनाथ आश्रम गया था, न ही उसके फ्लैट पर आज वह उसे लेकर अपने घर आया था। जैसे ही अनिका घर में कदम रखती है तभी वहां पर बहुत सारे फूल गिरने लगते हैं। ये देखकर अनिका की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, वरना वह तो हमेशा यही सोचती थी उसके बच्चे की आने की खुशी कभी कोई नहीं मनाएगा। जैसे उनका अकेले बड़ी हुई थी वैसे ही उसकी बच्ची भी अकेले ही बड़ी होगी, लेकिन आज अक्षय के रूप में उसे एक साथी मिल गया था। आज देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीना में अक्षय का लगा उसे बच्चों की तरफ बहुत हो गया था। अक्षय ने उसे बच्ची का नाम अर्शिका रखा था। अलाप बहुत ही मासूम क्यूट सी बच्ची थी। एक दिन अक्षय अनिका से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ये सब कहना तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन यह मैं सिर्फ हमारी बेटी के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी या निकाह किसी और के लिए, ना सही तो अर्शिका के लिए, क्योंकि मैं अर्शिका को दुनिया के ताने सहने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं अर्शिका को दुनिया अक्षय राजपूत की बेटी के रूप में जाने, और मैं कभी भी अर्शिका को ये सच्चाई नहीं बताना चाहता कि अर्शिका मेरी नहीं बल्कि समय की बेटी है। अनिका गौर से अक्षय के चेहरे को देख रही थी। फिर अक्षय उनका की तरफ देखकर कहता है हम शादी करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम इस रिश्ते को नहीं अपनाओगी, जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आओगी, जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा, तब तक हम दोनों एक घर में भी सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। दुनिया वालों की नजरों में भले ही हम पति पत्नी हो, लेकिन हम सिर्फ आशिक के मम्मी पापा होंगे। अनिका अक्षय के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है इतना एहसान क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जानती हूँ इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता, और तुम पिछले 6 महीना से बिना किसी वजह के मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो। क्या वजह है मुझे ये जानना है, और क्यों तुम मेरी बेटी के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। अक्षय अनिका की तरफ फैलाने से देखा है और कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना वह सिर्फ अर्शिका के लिए कर रहा हूँ। अनिका वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम अर्शिका के पापा नहीं हो तो क्यों उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। अक्षय अनिका के हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और कहता है सुनना चाहती हो ना तो सुनो, मोहब्बत करता हूँ तुमसे उसे दिन से जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, जिस दिन तुम्हें बचाया था, उसी दिन तुम यहाँ बस गई थी। लेकिन जब तुम्हारे बारे में जाना, सब कुछ किया, तभी मेरी मोहब्बत कभी काम नहीं हुई और ना ही मैं नजरों में तुम कभी गिरी। और यह बेटी मेरी है, किसी समय की नहीं, और अगर तुमने कभी मेरी बेटी के साथ समय का नाम छोड़ना तो तुम जानती हो कि मुझे बुरा कोई नहीं हो सकता। मैं तुम पर कभी एक पति होने का अधिकार नहीं जमा लूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद इस रिश्ते को अपनाओगी ना, उसके बाद तुम खुद को कभी मुझसे दूर नहीं ले जा पाओगी। और आज हम सिर्फ अर्शिका के मन और पापा हैं, लेकिन उसे दिन से हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे और हम अपनी अर्शिका को दुनिया जहां की खुशियां देंगे। मैं नहीं चाहता मेरी अर्शिका कभी भी बिना पिता या बिना मन के प्यार, क्योंकि बिना परिवार की ये दुनिया हमें जीने नहीं देती। अक्षय की तरफ देखती है और कहती है ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी रीति रिवाज से होगी, कोर्ट में नहीं। आज अक्षय और अनिका की शादी थी। आश्रम से हर जगह से लोग उसे शादी में शामिल हुए थे। अनिका शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षय तो उसे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। थोड़ी देर में दोनों की शादी हो जाती है। अब अनिका अक्षय राजपूत की पत्नी बन चुकी थी। अनिका अक्षय राजपूत, आज से उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। अनिका अभी भी यही सोच रही थी कि उसने अक्षय के साथ अच्छा नहीं किया। अक्षय 1.5 साल से उसका और उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था, लेकिन वह तो अक्षय को वह प्यार हो इज्जत कुछ भी नहीं दे पाई थी। फिर भी उससे इंसान ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। ऑफिस उससे बात चाहता था, उससे पहले ऑफिस से घर आ जाता था, अर्शिका का ख्याल रखता था, उसके लिए खाना बनाता था, सब कुछ तो वह करता था जो वह कभी समय से चाहती थी। लेकिन समय ने तो कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं था, बल्कि उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। कुछ सोचकर वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आती है। देखते हैं कि अक्षय अर्शिका को खाना खिला रहा था। अर्शिका अनिका को देखकर उसके पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती है। अक्षय की नजरें जब अनिका पर जाती है, आज इस अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि वह अनिका से कुछ कह नहीं सकता, वरना अनिका उसका मर्डर कर देती।
अनिका अर्शिका को अपनी गोदी में बिठाकर उसे उसका डिनर खिलने लगती है। अक्षय भी अपना डिनर करने लगता है। तभी अर्शिका अपनी टोटली आवाज में अनिका की तरफ देखकर कहती है, मम्मी मुझे ना घूमे घूमे गले जाना है, पहले छाले दूध जाते हैं लेकिन आप अर्शी को नहीं लेकर जाते हो। अनिका अर्शिका के चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके फोरहेड को चूम लेती है और कहती है, मेरी अर्शी को कहाँ जाना है, घूमने करने के लिए माँ उसे वहां लेकर जाएगी। अर्शी खुश होकर अनिका के चेहरे को चूम लेती है। तभी उनका की नजरें अक्षय पर जाती है जो उन दोनों को इतना खुश देखकर खुश हो रहा था। तभी अनिका अपने मन में रहती है, अक्षय ने बिना किसी स्वार्थ के 1.5 साल से मेरा ख्याल रखा था, जिससे मेरा ख्याल रखना चाहिए था वह तो मुझे रास्ते में छोड़कर चला गया, और जिसे ना मैं जानती थी ना पहचानती थी, सिर्फ उसे ऐसे ही दोस्ती कर ली थी। उसने इन 1.5 सालों में मेरे लिए जितना किया शायद मेरा कोई अपना भी नहीं कर सकता था। अनिका अर्शी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर रहती है, लेकिन बच्चे माँ को मीटिंग में जाना है और मीटिंग से आने में माँ को लेट हो जाएगा, तो आप ऐसा करो कल आप आश्रम चले जाना बाकी सारी दादियों के पास खेलने के लिए, जब माँ रात को वापस आएगी तो आपको वहां से ले आएगी। उसके अगले दिन हमें अर्शी और अर्शी के डैडी घूमने जाएंगे। ओके। अर्शी खुश होकर अनिका के गले लग जाती है। वही अक्षय हैरानी से अनिका को देख रहा था, क्योंकि वह अर्शी को कहीं भी लेकर जाती थी तो कभी भी अक्षय को अपने साथ नहीं ले जाती थी, बल्कि अक्षय जबरदस्ती उनके साथ जाता था। एक नज़र अक्षय को देखते हैं तभी अर्शी की नैनी जाकर उसे अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अर्शी के सोने का वक्त हो गया था। आरती अभी सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी, इसलिए वह अकेले कहीं भी नहीं जा सकती थी, लेकिन वह पैदल चलने लगी थी। बट वह बाकी बच्चों से मैच्योरिटी, वह कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी और ना ही किसी चीज के लिए अनिका को फोर्स करती थी। अगर उनका उसे किसी चीज के लिए मना कर देती थी तो अर्शी कभी उसे चीज के लिए दोबारा नहीं कहती थी। अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ पहाड़ी वाले मंदिर चलोगे? अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो अनिका अक्षय की हैरानी को समझते हुए कहती है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। अक्षय अनिका कहता है, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है जो आज करूंगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊं तो मैं जरूर जाऊंगा। अनिका एक नजर अक्षय को देखकर कहती है, कल तीज है और मैं कल व्रत रखना चाहती हूँ, इसीलिए मंदिर जाऊंगी। अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है। बिना अक्षर की तरफ देखे उठकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी अगर वह 1 मिनट और यहाँ रुकी तो अक्षय उस सवाल जरूर करेगा, इसलिए उनका उठकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अक्षय भी एक नज़र सर्वेंट देखकर कहता है, डाइनिंग टेबल साफ कर देना, और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अक्षय अपने कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करता है और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। वह उसे अधूरी चांद को देखकर कहता है, तुम्हें पता है जान, मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे अंदर दाग है लेकिन उसके अंदर कोई दाग नहीं है, वह बिल्कुल बेदाग है। हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, नहीं वह मुझे अपना पति मानती है, लेकिन मैं सिर्फ उसके पास रहकर भी खुश हूँ। जरूरी नहीं हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल हो सकता है, मेरी मोहब्बत की अधूरी रहे, कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी बहुत सुकून देती है, क्योंकि मुझे पता है और ना ही मैंने कभी अनिका से कोई उम्मीद की है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि वह ना मुझसे प्यार कर सकती है और ना ही मुझे पति का दर्जा दे सकती है, इसीलिए मैंने कभी भी सुमित नहीं कि मुझे पता है, और ना ही मैंने कभी अनिका से कोई उम्मीद की है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि वह ना मुझसे प्यार कर सकती है और ना ही मुझे पति का दर्जा दे सकती है, इसीलिए मैंने कभी भी उससे कोई उम्मीद नहीं की है, मैं सिर्फ अर्शी का पापा बनकर ही खुश हूँ। चांद से थोड़ी देर बात करने के बाद अक्षय अपने कमरे में आकर सो जाता है। वही अपनी बालकनी में खड़ी है निकाल अक्षय की सारी बातें सुन रही थी, और वह हमेशा ही अक्षय की सारी बातें सुनती थी, क्योंकि अक्षय की और अनिका की बालकनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनका अक्षय के दिल के हल को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसने सारी बातों को नजरअंदाज ही करना सही समझा था। अनिका भी अपने बेड पर आकर लेट जाती है और कब उसकी आंखें जाती है उसे पता ही नहीं चलता। राणा मैंशन में आज एक अलग ही तूफान आया हुआ था, क्योंकि समय को गायब हुए आज 3 दिन हो चुके थे और समय की कोई भी खबर किसी को नहीं थी। सूर्यांश भी समय को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और सब कोई समय के गायब होने से परेशान था, लेकिन मुक्ति पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वही सूर्यांश मुक्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ये जानता हूँ कि तुम वह मुक्ति नहीं हो जिस समय अपने दोस्त की बहन समझता है, तुम अनिका की बहन मुक्ति हो, और यह बात समय नहीं जानता, क्योंकि समय ने मुक्ति को कभी देखा ही नहीं था, लेकिन मैंने देखा था फोटोज में, लेकिन मैं उसे सच बताता उससे पहले तुम मुझसे शादी कर चुकी थी। मुक्ति, तुमने क्यों समय और अनिका की लाइफ बर्बाद करी? तुम जानती थी ना कि समय अनिका से प्यार करता है और अनिका समय से मुक्ति नफरत से सब लोगों की तरफ देखती है। हाँ, इसीलिए मैंने उसे समय से अलग किया, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं अनिका से, बेइंतहा नफरत, उसकी हर खुशी, उसकी हर एक चीज को छीन लेना चाहती हूँ उसे। जब मुझे पता चला कि समय मल्होत्रा अनिका का पति है तो मैं समय के बारे में हर एक बात पता करना शुरू कर दिया और
मुझे पता भी चला मैं असली मुक्ति को गायब करके खुद उसकी जगह आ गई, लेकिन अनिका मैं अपने दुख में मुझे इतनी गौर से नहीं देखा था क्योंकि उसे दिन मैंने कहा कि तरफ पीट करके बैठी थी, वरना अनिका मुझे पहचान जाती हो, वह कभी भी समय को छोड़कर नहीं जाती। आज पूरा राणा परिवार यहाँ पर मौजूद था, इसलिए सब लोग हैरानी से मुक्ति को देख रहे थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अनिका की कोई बहन भी है और मुक्ति ने ये चाल इतनी चालाकी से चली थी कि कोई पता ही नहीं कर पाया था कि असल में मुक्ति अनिका की सौतेली बहन है। मुक्ति ने अपने पति राहुल को तलाक देने के बाद समय की जिंदगी में आई थी और उसने सब कुछ इतनी प्लेन से किया था। इस समय सूर्यांश कोई भी इस बारे में पता नहीं लग पाया था, लेकिन सूर्यांश को जब सच पता चला तब तक समय मुक्ति से शादी कर चुका था। सूर्यांश नफरत और गस में मुक्ति की तरफ देखकर कहता है, तो इन सब में कोयल तुम्हारा प्लान में कैसे शामिल हुई, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तुम और कोयल में कोई रिश्ता नहीं है। मुक्ति मुस्कुराकर कोयल के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर रहती है, कोयल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे लिए भी कुछ भी कर सकती है, तो तुमसे शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए, और फिर उसे इतना दौलतमंद और राजस्थान का हुकुम सा मिल रहा था तो वह मना कर भी कैसे सकती थी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है मिस्टर सूर्यांश राणा, जिस लड़की से आपकी शादी हुई थी वह या नहीं थी, वह दूसरी कोई और थी। हाँ, नाम उसका कोयल था, बट या कोयल नहीं है या मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा है। सूर्यांश हैरानी से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था और वह दोनों लड़कियां अपनी चालाकी पर हंस रही थी। तभी सूर्यांश कोयल के पास आता है, उसे खींचकर एक थप्पड़ मार के कहता है, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो ना, मैं तो पहले दिन ही तुम्हारे टच से पहचान गया था कि तुम मेरी पत्नी कोयल नहीं हो, इसीलिए आज तक कभी मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी तुम्हें खुद के करीब आने दिया, क्योंकि मैं अपनी कोयल से प्यार करता हूँ, मैं उसके टच को भी पहचानता हूँ, इसलिए आज तक तुम कभी भी मेरे दिल के करीब नहीं आ पाए। सूर्यांश उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ, क्योंकि मैं तुम दोनों की सारी बातें मैं पुलिस कमिश्नर को बता दी है, इसलिए तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगी और वहाँ से तुम्हारी कोई भी जमानत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग नाम और पहचान बदलने में बहुत माहिर हो, इसलिए अब तुम्हारी यह बदली हुई पहचान ही तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। दोनों हैरानी से सूर्यांश की तरफ देखने लगते हैं। तभी बाहर से पुलिस अंदर आती है और उन दोनों हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है। तभी मुक्ति उसे पुलिस वाले से अपना हाथ छुड़ाकर सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, तुम कभी भी असली कोयल को नहीं ढूंढ पाओगे, अपनी बीवी को तुम कभी नहीं भूल पाओगे, अगर ढूंढ लिया तो वह तुम्हारी, और नहीं ढूंढ पाए तो कभी उसके शक्ल भी नहीं देख पाओगे। सूर्यांश जाकर गुस्से में मुक्ति का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, पुलिस वाले सिर्फ तुम्हें यहाँ से घर वालों की नजरों में लेकर जा रहे हैं, इस महल से जाने के बाद मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा कि तुम दोनों ही नहीं जानती तुमने जो खेल शुरू किया था ना, उससे खेल का अंजाम अब तुम दोनों भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं समय नहीं हूँ जो तुम पर दया खाकर तुम्हें छोड़ दे। मैं सूर्यांश राणा हूँ, जब मैं खुद को नहीं छोड़ सकता तो फिर तुम में तो अलग ही बात है। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हें अपनी मौत आसान लगेगी उसे तरफ से। तभी वह पुलिस वालों को इशारा करता है और लेडी कांस्टेबल आ गया कर उन दोनों को लेकर जाने लगती है। तभी कोयल सूर्यांश का हाथ पकड़ लेती है। सूर्यांश एक झटके में कोयल का हाथ झटक देता है और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, मैं पिछले 2 साल से तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा सच नहीं जानता था और मुझे ये भी नहीं बताता कि असली कोयल कहाँ है, वरना मैं तो तुम्हें पहले दिन ही पहचान गया था, क्योंकि मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छे से पहचान गया था उन 2 दिनों में। इससे बेटर यही होगा कि मुझे सीधे सीधे बता दो कि कोयल कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जितना तड़पाऊंगा ना, उसके बाद तुम्हें अपने लिए मौत भी असम लगेगी। उससे तरफ से जो काम तुम करने यहाँ आई थी ना, वह मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि सूर्यास्त राणा ऐसे कि राजस्थान का हुकुम सा नहीं बना है, उसके अंदर इतनी बेदर्दी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पुलिस वाले कोयल और मुक्ति को वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी सब लोग अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, एक लड़की ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, वह भी हम सबको, हम सब समझ ही नहीं पाए उसे। तभी समझ सब की तरफ देखकर कहता है, मैं हमेशा से आप लोगों से कहता था ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपको तो ये लग रहा था कि समय भाई इसके साथ खुश है, लेकिन सच यह नहीं था और अब देखिए सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अनिका भाभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है मिस्टर राजपूत से शादी कर और समय भाई अपनी जिंदगी में अकेले रह गए हैं, सिर्फ अपने गुनाहों की और अपनी गलती की वजह से। तभी उसे हाल में समय की आवाज पूछता है, मैंने सिर्फ विश्वास करके अपने दोस्त के वचन को पालन करने के लिए मुक्ति से शादी की थी, मुझे नहीं पता था कि वह इतना बड़ा शरीफ कर रही थी। एल समर समय के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आपको पता है भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको हमेशा ये लगता है कि आप जो सोचते हो वह ठीक, आपने जो किया वह ठीक, लेकिन सामने वाले के बारे में नहीं सोचते। आप अपने आने का भाभी को छोड़ दिया मुक्ति के लिए, और मुक्ति फोटो खुद उनका भाभी से बदला लेने आई थी और उसके बदले में अनजाने में ही सही आपने उसका साथ दिया था। जिस दिन मैंने कब हरी को ये सच पता चल जाएगा ना, जितनी नफरत वह आज आपसे करती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा नफरत करेंगे वह आपसे।
सनाया समय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, मुझे लगता था तुम इंसान को देखकर उसकी फितरत पहचान लेते हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम तो इंसान है नहीं पहचान पाते हो। तुमने मुक्ति जैसी लड़की के लिए अनेका को छोड़ दिया। यूज ने कहा, को जिसने सारी दुनिया में सिर्फ तुम पर विश्वास किया था, सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और तुमने क्या किया? तुमने बीच रास्ते में उसे छोड़ दिया, उसके विश्वास को रोक दिया तुमने। लेकिन वह तो अच्छा हो मिस्टर राजपूत का जो उसकी जिंदगी में आ गए, और आज देखो वह अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेसफुल है। उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, और सबसे ज्यादा उसके पास एक सच्चा हमसफर है। मैंने पता किया था मिस्टर अक्षय राजपूत के बारे में, वह बहुत ही नेक दिल बनता है, वह रोग के लिए बड़ा और अक्षय के लिए बहुत अच्छा, और सबसे महान बात वह अनिका से बहुत मोहब्बत करता है। आल समय अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है, मेरी अनिका के साथ अक्षय राजपूत का नाम जोड़ना बंद करो तुम लोग। अनिका सिर्फ समय की है, समय की थी और समय की ही रहेगी। मैं उसे अक्षर से छीन लूंगा। पता है मेरा तुम सबसे और खुद से आने का सिर्फ मेरी होगी। उसकी मोहब्बत मेरी है और उसकी मांग में भरने वाला सिंदूर भी मेरा होगा। सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने में मैं इनका कोई स्थल में लाकर रहूंगा अपनी पत्नी बनाकर। आज समय गुस्से में वहां से घर से बाहर चला जाता है। सब लोग अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और बुआ जी सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, समय को समझाए आप लोग, शादी गुड़ियों का खेल नहीं होता कि आज अनिका कल मुक्ति से फिर अनिका से। अनिका उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है, अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं उसकी आंखों में हम सबके लिए नफरत देखी थी उस दिन, और मैं नहीं चाहती कि समय की कोई भी गलती उसे नफरत में इजाफा करे। आज दूसरी तरफ अगली सुबह अक्षय और अनिका तैयार हो रहे थे अपने अपने कमरों में, क्योंकि दोनों को ही 30 की पूजा के लिए मंदिर जाना था। अनिका अपने कमरे में खड़ी होकर खुद को आईने में एक बार देती है। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं था और ना ही गले में मंगलसूत्र, लेकिन वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन रही थी। अनेक अपने कमरे से बाहर आकर हाल में अक्षय का इंतजार करने लगती है। अक्षय जब हाल में आता है, अनिका को शादी के जोड़े में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन जब अक्षय की नजर अनिका की खाली मांग और सोने गले पर पड़ती है तो उसकी खुशी पल भर में छूमंतर हो जाती है। वह बिना अनिका की तरफ देखकर कहता है, चलिए देर हो रही है। अनिका भी उसके पीछे निकल जाती है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। पूरी गाड़ी में दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की थी। 1 घंटे के सफर के बाद वह दोनों मंदिर पहुंचने हैं। मंदिर में जाकर दोनों महादेव माता पार्वती की पूजा करते हैं। वहां से आ रहे थे तभी अनिका मंदिर में अक्षय का हाथ पकड़ लेती है। क्या करने वाली अनिका अक्षय के साथ? क्या निकाह को पता चलेगा? क्या निकाह अपने और अक्षय के रिश्ते को एक मौका देगी या आज उसे हमेशा के लिए तोड़ देगी? अगली सुबह अक्षय और अनिका तैयार हो रहे थे अपने अपने कमरों में, क्योंकि दोनों को ही 30 की पूजा के लिए मंदिर जाना था। अनिका अपने कमरे में खड़ी होकर खुद को आईने में एक बार देती है। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई दुल्हन की तरह। लेकिन उसकी मांग में सिंदूर नहीं था और ना ही गले में मंगलसूत्र, लेकिन वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन रही थी। अनेक अपने कमरे से बाहर आकर हाल में अक्षय का इंतजार करने लगती है। अक्षय जब हाल में आता है, अनिका को शादी के जोड़े में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन जब अक्षय की नजर अनिका की खाली मांग और सोने गले पर पड़ती है तो उसकी खुशी पल भर में छूमंतर हो जाती है। वह बिना अनिका की तरफ देखकर कहता है, चलिए देर हो रही है। अनिका भी उसके पीछे निकल जाती है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर मंदिर की तरफ चले जाते हैं। पूरी गाड़ी में दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की थी। 1 घंटे के सफर के बाद वह दोनों मंदिर पहुंचने हैं। मंदिर में जाकर दोनों महादेव माता पार्वती की पूजा करते हैं। वहां से आ रहे थे तभी अनिका मंदिर में अक्षय का हाथ पकड़ लेती है। अक्षय अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका अक्षय का हाथ पकड़कर महादेव के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, अक्षय आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? अक्षय तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है अनिका, सिर्फ तुम बोल दो तो मैं क्या चाहिए वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अनिका एक बार फिर मुझे अपनी पत्नी बना लो, इस बार मैं पूरे मन से और दिल से तुम्हें अपना पति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ में अपने नाम का सिंदूर सजा दो और मेरे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र। मैं जानती हूँ उसे दिन में खुद ही तुम्हें वह सब कुछ उतार कर दिया था। आज मैं खुद ही तुमसे कह रही हूँ, आज तीज का व्रत है, आज का दिन माता पार्वती और महादेव का दिन है। आज के दिन मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? अगर हाँ तो हाथ हमको मेरा और ले चलो मुझे अपनी दुनिया में, जहाँ हम दोनों का प्यार होगा, विश्वास होगा, हमारी बेटी अर्शी होगी और ढेर सारी खुशी आऊंगी। अक्षय अनिका की बात सुनकर अपनी जगह फ्रिज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनिका जो कह रही है वह सच है या सिर्फ उसका एक बहन। तभी वहां पंडित जी आते हैं और अक्षय के आगे सिंदूर की थाली करके कहते हैं, बेटा आज के दिन माता पार्वती के चरणों का सिंदूर अगर कोई पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है तो वह दोनों जन्मांतर के लिए एक दूसरे की हो जाते हैं। चाहे उन दोनों की जिंदगी में कितनी भी मुश्किल है, लेकिन वह दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। पंडित जी की बात सुनकर अक्षय तुरंत माता पार्वती के चरणों में से सिंदूर लेकर अनिका की
मांग में सजा देता है और अपनी पॉकेट में से एक मंगलसूत्र निकालकर अनिका के गले में पहना देता है। पंडित जी अनिका को देखकर कहते हैं, आप लग रही हो तुम नई नवेली दुल्हन, अब जो पूजा अर्चना कर दो क्योंकि मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ पूजा करने में बिजी हो जाते हैं। वहीं दोनों इस बात से अनजान थे कि तूफान धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है, जो उन दोनों के रिश्ते को हिलाकर रख देगा। अक्षय और अनिका पूजा करके मंदिर से बाहर आते हैं, तभी वहां बहुत सारे गरीब लोग खड़े थे। अनिका अक्षय की तरफ देखकर इन सब के लिए खाने की व्यवस्था करवा देती है और वही सीढ़ियों पर बैठकर उन सबको खाना खाते हुए देखने लगती है। अक्षय अनिका की साइड में आकर बैठ जाता है और अनिका का एक हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं तुमसे कुछ बोलूं, मेरी बात मानेगी? अनिका अक्षय की तरफ देखती है तो अक्षय अनिका से कहता है, जब सिंदूर और मंगलसूत्र तुमने आज पहना है तो क्या आज मेरे साथ फेर लेना चाहेगी? क्योंकि मैं अपनी इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि कोई भी तूफान हमारे रिश्ते को खिलाना पे आने का। अक्षय का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और दोनों फिर से मंदिर में जाकर पंडित जी से कहकर फेरे लेने लगते हैं। साथ मेरे होने के बाद दोनों महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अनिका अक्षय वहां से सीधे घर की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि घर पर अर्शी अकेली थी और वह दोनों आशिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। 1 घंटे बाद दोनों राजपूत मेंशन पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो पूरा मेंशन खाली था। अनिका नैनी को फोन करके पूछता है तो नहीं बताती है कि वह लोग तो आज आश्रम आए हुए हैं सब लोगों से मिलने के लिए। अनिका अक्षय को भी अर्शी के आश्रम जाने वाली बात बता देती है। अक्षय एक नजर अनिका को देखकर कहता है, तुम व्रत अभी करोगी या शाम को? उनका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, व्रत शाम को खोला जाएगा जब मैं दोबारा से मंदिर जाकर महादेव और माता पार्वती की पूजा करूंगी, उसके बाद में फल खा सकती हूँ। अक्षय भी कुछ नहीं खाता। अनिका अक्षय की तरफ देखती है तो अक्षय कहता है, जब तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख सकता? क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना रहकर करूंगा क्या? इसलिए जितना मैं जीऊंगा उतना ही तुम जियो कि ना, दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं, दोनों एक दूसरे से कम। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षय की बात सुनकर अनिका एकदम से अक्षय के गले लग जाती है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। अक्षय अनिका पर अपनी बाहों का कसाब बढ़ा देता है और उसे अपने सीने से ऐसे ही लगाए खड़ा रहता है। अनिका जब रो रो कर शांत होती है तो अक्षय उसे खुद से दूर करके कहता है, अब मन भर गया और होने से तो बता भी दो क्यों रो रही हो? तुम जानती हो तुम्हारा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं इतनी देर से तुम्हारा रोना बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे अंदर का दर्द निकल जाए। अनिका एक बार फिर अक्षय को अपनी बाहों में भरकर उसके सीने से लग जाती है। अक्षय अनिका को लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आज मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वचन? अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम बचना भी मांगेगा तभी इस अक्षय हमेशा से सिर्फ अनिका का रहेगा। अपना हाथ आगे करके अक्षर से कहती है, वचन दो। अक्षय अपना हाथ अनिका के हाथ पर देता है और कहता है, बोलो। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, अक्षय तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं लगा। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली जैसे मैं पहली लड़की हूँ वैसे ही आखिरी भी रहूंगी। तुम मुझे छोड़कर कभी किसी और के पास नहीं जाओगे कभी भी। अगर हम दोनों के बीच कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव या कोई गलतफहमी होती है तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर उसे समझाएंगे। अगर आपको कोई फैसला लेना है तो आप उसमें मेरी राय जानेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अगर मैं कोई फैसला लेती हूं तो मैं पहले उसके बारे में आपसे बात करूंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगी। अक्षय अनिका को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लेता है। अनिका की आंखें बंद हो जाती है और वह अक्षय के सीने पर अपना कर रख के ऐसे ही बैठी रहती है। अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हें अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए क्योंकि सुबह से तुमने एक बूंद पानी पिया हो। मेरी वजह से तुम्हारी बिल्कुल भी तबीयत खराब हो। अपनी दोनों बेन फैलाकर अक्षय की तरफ देखकर कहती है, तो ले चलो ना मुझे कमरे में, मैंने कब मना किया? अक्षय अनिका को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है तो अनिका अक्षय के सीने पर अपना सर रखकर रहती है, हमारे कमरे में चलो, वह कमर मेरा है। अक्षय पहले तो असमंजस और कंफ्यूजन में अनिका की तरफ देखा है, लेकिन जब उसे यानी कहा कि बात का मतलब समझ जाता है तो वह खुश होकर अनिका को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अनिका अक्षय की बाहों में ऐसे ही कमरे में आती है। अक्षय उसे बेड पर लेटकर कहता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उनके अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे पास बैठो ना, आपसे बात करनी है। अक्षय भी वहीं बैठ जाता है तो उनका अपना सर पिलो से उठाकर अक्षय की गोद में रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षय भी धीरे धीरे अपनी उंगलियां अनिका के बालों में घूमने लगता है और दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। आज अनिका और अक्षय के रिश्ते में ना एक पद पर कर लिया था। अनिका ने अक्षय को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, वही अक्षय तो हमेशा से अनिका को अपनी पत्नी मानता था। नहीं, दूसरी तरफ समय पगलाया हुआ था। वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसे कैसे भी पता चल जाए कि अनिका और
अक्षय का रिश्ता झूठ है तो वह अनिका को अक्षर से दूर कर दे। अनिका को पाने के लिए समय अक्षय के बारे में हर एक बात जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तो उसे कोई पॉइंट मिले और वह अक्षय को अनिका से दूर कर सके, लेकिन अक्षय का कैरेक्टर इतना साफ था कि उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला था। समय का गुस्सा इस वक्त अपने एम्प्लॉइज पर निकल रहा था। वह अपनी हर को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसकी अनिका उसे छोड़कर किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन समय भूल गया था। शुरुआत उसने करी थी अनिका को छोड़ने की। पहले उसने अनिका को छोड़कर मुक्ति को चुना, फिर उसने मुक्ति से शादी करी। सब कुछ तो समय नहीं किया था, फिर अनिका क्यों उसके इंतजार में बैठी रहती। और वैसे भी जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना वह दोबारा भी धोखा दे सकता है। इसलिए अनिका ने समय के खुद तक आने वाले हर एक रास्ते को बंद कर दिया था। अब वह अक्षय की पत्नी थी और अक्षय की बेटी की मां थी, लेकिन समय उसे तक नहीं पहुंच सकता था और न ही वह समय को अपने और अक्षय के रिश्ते के बीच में आने देने वाली थी। लेकिन क्या समय इतनी आसानी से अनिका की जिंदगी से जा सकता था? ये तो पॉसिबल नहीं है। अक्षय की जब नींद खुलती है तो वह देखता है दोपहर के 4 बजे बज रहे थे। अक्षय आराम से अनिका को बेड पर लेटकर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ता है। जब अक्षय अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका और इस वक्त बहुत खतरनाक था। वह अक्षय लग ही नहीं रहा था जो थोड़ी देर पहले अनिका के साथ था। यह अक्षय तो एक खतरनाक डरावना शैतान लग रहा था जिसके आगे कोई भी अपना सर नहीं उठा सकता था। वह नॉर्मल क्यों, प्यार साक्षर तो सिर्फ अनिका के लिए था और यह अक्षय सारी दुनिया पर राज करता था। अक्षय अपने ऑफिस में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने उसकी नई प्रोजेक्ट की पूरी टीम खड़ी हुई थी। अक्षय का और इस वक्त बहुत खतरनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी की जान ले लेगा। तभी अक्षय भूलकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा है तो असिस्टेंट आगे आता है और कहता है, सर हमारे सीक्रेट लीक हुए हैं और जो हमारे ऑफिस में से किसी ने किया है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट ऐसे ही तो लीक नहीं हो सकते हैं ना। अक्षय घुरकर सबकी तरफ देखा है तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अक्षय की आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी और उसके चेहरे का वह गुस्सा उसे हद से ज्यादा डरावना बना रहा था। अक्षय खड़ा होकर उन एम्प्लॉइज की तरफ देखा है और कहता है, एक सवाल और एक जवाब, उसके अलावा कोई फालतू बकवास नहीं। मेरे प्रोजेक्ट की इतनी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट किसने बची है मेरे राइवल्स को? अगर वह अपने आप मेरे आगे आ जाता है तो मैं उसकी सजा थोड़ी कम कर दूंगा और अगर मैं उसे सामने लेकर आता हूं तो मैं उसे इतनी बुरी मौत मारूंगा कि उसकी बॉडी को देखकर जानवर भी काम जाएंगे और उसे खाने से इनकार कर देंगे। अक्षय की धमकी सुनकर भी कोई भी सामने नहीं आया था। तभी अक्षय अपनी पेंट की पॉकेट में से गन निकलकर सामने एक निशाना लगता है और वह आदमी 1 सेकंड के अंदर जमीन पर पड़ा था और तुरंत ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तभी अक्षय अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, ये था जो, और गद्दार जो भी कहो, ऐसे मैंने इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम लोग इसके साथ क्या करना चाहते हो वह मैं तुम सबके ऊपर छोड़ता हूँ। अक्षय का असिस्टेंट आकाश हैरानी से उसे लाश को देख रहा था। तभी अक्षय उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो? वैसे दोनों की बहुत जमेगी। अक्षय की बात सुनकर आकाश डर जाता है और अपनी नजर नीचे कर लेता है। तभी अक्षय की कॉल पर उसके दोस्त का फोन आता है। अच्छा, उससे बात करने लगता है। इसी देर में आकाश ने उसके पूरे ऑफिस को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। कोई कह नहीं सकता था कि क्या थोड़ी देर पहले कोई मर्डर हुआ था। अक्षय फोन उठाकर अपने काम से लगा लेता है। तभी दूसरी तरफ से अक्षय के दोस्त मान की आवाज आती है। माँ अक्षय का बचपन का दोस्त था तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना पूरा बचपन बिताया था और अपनी ज्यादातर वक्त भी एक दूसरे के साथ बिताया था, लेकिन मान को अपने पापा और मम्मी की वजह से अक्षय से अलग होना पड़ा था और आज पूरे 4 साल बाद मैन वापस आ रहा था जो बताने के लिए मान ने अक्षय के पास कॉल किया था। माँ की बात सुनने के बाद अक्षय कॉल कट कर देता है और अपने असिस्टेंट आकाश की तरफ देखकर कहता है, कल मैन वापस आ रहा है तो उसका फ्लैट साफ करवा देना और जरूरत का सारा सामान वहां पहुंचा देना। आकाश हैरानी से अक्षय की तरफ देखा है तो अक्षय उसकी हैरानी समझते हुए कहता है, पहले मैं अकेला था तो वह मेरे साथ रह लेता था, लेकिन मेरी शादी हो चुकी हो, मेरी एक बेटी है, ये बात जानते हुए भी तो मुझे ऐसे सवाल कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। यार मतलब हद हो गई। स्टोरी की रेटिंग आपको पता है इतनी कम है कि मेरे पास नोबेल की तरफ से मेल आया है कि आपकी स्टोरी की रेटिंग, रिव्यूज, लाइक, कमेंट इतने कम है कि अगर 4 दिन के अंदर वह नहीं बढ़े तो वह इस स्टोरी को बंद कर देंगे। मतलब यार मुश्किल से 8-10 लाइक, 5 से 6 कमेंट, 200 व्यूज, बस इतनी ही आते हैं और कुछ लोग तो रेटिंग को गिर रहे हैं। जिस किसी को भी अगर स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो मत पढ़िए, पर यार रेटिंग तो मत गिराओ। 4 दिन का वक्त है, अगर इसकी रेटिंग 70% तक जाती है, लाइक और कमेंट 50 तक पहुंचाते हैं तो ही यह स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, वरना बोलोगे से बैन कर देंगे। सच में आज मैं बहुत परेशान रियली यार, मतलब मेरी इतनी मेहनत करने के बाद और इतना सुधार करने के बाद भी रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। जो सब लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं मैं उनके नाम अच्छे से जानती हूं और मैं आप सबके कमेंट डेली पढ़ती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती।
एल। लेकिन आज उसे मेल को देखकर सच में मेरा अंदर की हिम्मत टूट गई है। एल, अगर इसकी रेटिंग नहीं बढ़ी और ना ही इसके लायक और कमेंट बढ़े तो मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं करूंगी। एल, कल से कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं होगा। एल, यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करो जिससे स्टोरी की रेटिंग बढ़े। अक्षय फोन उठाकर अपने काम से लगा लेता है, तभी दूसरी तरफ से अक्षय के दोस्त मान की आवाज आती है। माँ अक्षय का बचपन का दोस्त था, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना पूरा बचपन बिताया था और अपनी ज्यादातर वक्त भी एक दूसरे के साथ बिताया था। लेकिन मान को अपने पापा और मम्मी की वजह से अक्षय से अलग होना पड़ा था और आज पूरे 4 साल बाद मैन वापस आ रहा था, जो बताने के लिए मान ने अक्षय के पास कॉल किया था। मान की बात सुनने के बाद अक्षय कॉल कट कर देता है और अपने असिस्टेंट आकाश की तरफ देखकर कहता है, कल मैन वापस आ रहा है तो उसका फ्लैट साफ करवा देना और जरूरत का सारा सामान वहां पहुंचा देना। आकाश हैरानी से अक्षय की तरफ देखा है तो अक्षय उसकी हैरानी समझते हुए कहता है, पहले मैं अकेला था तो वह मेरे साथ रह लेता था, लेकिन मेरी शादी हो चुकी हो, मेरी एक बेटी है, ये बात जानते हुए भी तो मुझे ऐसे सवाल कर रहे हो। आकाश अक्षय की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। अक्षय आकाश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दोस्त हो तुम मेरे, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरा गुरूर, मेरी इजाज़त है और मैं उनके वक्त के साथ किसी और को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दे सकता है। अगर मैन मेरे साथ घर में रहेगा आके तो मुझे मैन के साथ भी टाइम स्पेंड करना होगा और वह टाइम किसके टाइम में से कटेगा? मेरी बीवी और मेरी बेटी के किसी भी मैं यूज अपने घर नहीं रखना चाहता है, क्योंकि 6 बजे के बाद मेरा सारा टाइम मेरी फैमिली का है, मेरी बेटी का है, मेरी बीवी का है। और तुम जानते हो आकाश, मैं रिश्तों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरे लिए मेरी अनिका और मेरी अर्शी मेरी पूरी दुनिया है। माँ भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन वह दोनों मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है। मैं भले ही दुनिया के आगे क्रूएल बिजनेसमैन अक्षय राजपूत हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक शॉप हॉटेल पति और पिता हूँ। आकाश अक्षय की तरफ देखकर कहता है, और जिस दिन भाभी को पता चल गया कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, आप जानते हो क्या वह आपको एक्सेप्ट करेंगे? अक्षय मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखा है और कहता है, वह क्रूएल और हार्टलेस परसों सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसे धोखा देते हैं, जो उसके साथ गद्दारी करते हैं और जिसे अक्षय राजपूत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह दोनों मेरी पूरी दुनिया है। मैं जो रियल में हूँ वह उन दोनों के साथ हूँ और तुम जानते हो उसे फैमिली ने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं सिर्फ अनिका और अर्शी के लिए खुद को बदला है, वरना मैं आज भी वही हूँ, सिर्फ उन दोनों के लिए। मैं असली अक्षय राजपूत को छुपा कर रखता हूँ। आकाश ओके बॉस कहकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं अक्षय अपनी टेबल पर रखी अर्शी और अनिका की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर बारी बारी से दोनों को चूम लेता है और कहता है, तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। राजपूत फैमिली ने जो मेरे साथ किया था उसके बाद मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता और मैं बदला लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन उसे बदले की चपेट में तुम दोनों कभी नहीं आओगी। तुम दोनों पर मैं एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अब तक चुप था, लेकिन उन लोगों ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया है, इसीलिए अपने आदमियों को मेरी कंपनी में भेजकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तभी अक्षय के फोन बजने लगता है। अक्षय अपना फोन उठाकर देखता है तो उसे पर अनिका का कॉल आ रहा था। अनिका का नाम देखकर अक्षय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगर अभी आकाश होता या कोई और एम्प्लॉय होता और वह ऐसे अक्षय को मुस्कुराते हुए देखा है ना, तो वह बेहोश होकर गिर जाता। अक्षय फोन अपने काम से लगाकर कहता है, बोलिए रानी साहिबा, कैसे याद किया आज? इस गरीब की याद कैसे आ गई आपको? अक्षय की बात सुनकर रहती है, अगर आपकी फालतू की बातें हो गई हूं तो मेरी बात सुनेंगे आप? अक्षय, रानी साहिबा, हम तो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, एक आप ही हो जो हमें कभी घटी नहीं डालते। अनिका, अक्षय, अच्छा ओके बताओ क्या बात है? अनिका, अक्षय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर है और इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। मैंने अर्शी को लेकर आश्रम गई हुई है। अक्षय जैसे ही उनका की बात सुनता है वो हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है 10 मिनट वेट करो, मैं पहुंचता हूं। और बिना अनिका की पूरी बात सुन अक्षय हड़बड़ाते हुए ऑफिस से निकल जाता है। जैसे ही आकाश अक्षय को ऐसे जाता हुआ देखा है उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। आकाश अक्षय के पीछे आता है, लेकिन तब तक अक्षय अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका था। आधे घंटे का रास्ता अक्षय ने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया था और वह राजपूत मेंशन पहुंच गया था। वह जल्दी से गाड़ी से कूदकर बाहर निकलता है और अपने कमरे की तरफ एक दौड़ लगा देता है। सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट अक्षय की ऐसी हड़बड़ी देखकर हैरान और परेशान दोनों थे। वही अक्षय अपने कमरे में जाकर एक राहत की सांस लेता है तो वह देखता है उनका बेड पर लेटी हुई थी और उसने खुद को ब्लैंकेट से कर किया था। अक्षय जाकर अनिका के पास उसके सर पर हाथ रखकर चेक करता है तो अनिका को हल्का सा फीवर था।
अक्षय तुरंत सर्वेंट को कॉल करके ठंडा पानी की पट्टी बनता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। अनिका अक्षय को मना करती है, लेकिन अक्षय अनिका की एक नहीं सुनता। तभी डॉक्टर आगे आने का कुछ चेक करते हैं और कहते हैं मौसम चेंज होने की वजह से हल्का फीवर है, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। अक्षय आंखें निकालकर डॉक्टर को देखा है और कहता है तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब किस कैसे ट्रीट करना है, समझे। डॉक्टर अक्षय की वार्निंग सुनकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। अक्षय अनिका की बहुत करे कर रहा था और ये देखकर कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर कुछ नहीं रहती। शाम के 7 बजे बज चुके थे, लेकिन अक्षय अभी प्रियंका के पास बैठा था। अनिका का फीवर उतर चुका था, अब उसके सर में दर्द भी नहीं था। जैसे इनका बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, अक्षय उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में छोड़ आता है। तभी उनका अक्षय का हाथ पकड़ लेती है। अक्षय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो उनका रहती है, क्यों कर रहे हो इतनी करे, जानते हो ना जब फिर कोई छोड़कर चला जाता है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। अक्षय अनिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेता है और उसके माथे से अपना माथा टच करके कहता है अक्षय राजपूत के लिए उसकी बीवी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इस दुनिया में आज भी लग जाएगी ना, तभी अक्षर राजपूत सबसे पहले अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखेगा, बाकी दुनिया को बाद में। तभी अचानक से अनिका का हाथ शावर को टच कर जाता है और ऊपर से शावर चलने लगता है। दोनों श्रवण के नीचे खड़े थे और दोनों ही पूरी तरीके से भीग चुके थे। अनिका की साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी और उसके शरीर का उपहार देखने लगा था। कपड़े चिपकने की वजह से अक्षय एक नजर अनिका को देखकर पीठ फेर के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से शावर लेकर बाहर आ जाना। अनिका जाते हुए अक्षय को पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर रहती है। मेरी किस कर्म का फल हो अक्षय, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरी कौन सी दुआ रब ने काबुल की थी, या मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके रूप में महादेव ने तुम्हें मुझे दे दिया। अक्षय अनिका को अपने गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी अक्षय की नजर अनिका के होठों पर जाती है। इस वक्त उनका की होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी और उससे पर पानी की बूंदें उसकी बूंद की तरह लग रही थी, जैसे गुलाब के फूल पर पानी की बूंदें जम जाती है। इस तरह अक्षय अनिका के होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन वह खुद को रोकने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वह खुद को नहीं रोक पाता तो वह अनिका के होठों को अपने होठों में मिलकर उन्हें शिद्दत से बस स्टॉप प्लीज चमन लगता है। उनका एक बार को तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह भी अपनी आंखें बंद करके अक्षय की किस में इन्वॉल्व हो जाती है। अनिका को अपना साथ देता प्रकार अक्षय भी खुशी से अनिका को चूमने लगता है। अक्षय के होंठ अनिका के होठों पर अपना दबाव बना रहे थे और दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, लेकिन तभी बाहर से कोई गेट नॉकर नहीं लगता है और दोनों जल्दी से अपने होश में वापस आते हैं। अक्षय हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर निकल जाता है, वही अनिका खुद को आईने में देखकर शर्माकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। अक्षय अनिका को अपने गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी अक्षय की नजर अनिका के होठों पर जाती है। इस वक्त उनका की होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी और उससे पर पानी की बूंदें उसकी बूंद की तरह लग रही थी, जैसे गुलाब के फूल पर पानी की बूंदें जम जाती है। इस तरह अक्षय अनिका के होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन वह खुद को रोकने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वह खुद को नहीं रोक पाता तो वह अनिका के होठों को अपने होठों में मिलकर उन्हें शिद्दत से बस स्टॉप प्लीज चमन लगता है। उनका एक बार को तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह भी अपनी आंखें बंद करके अक्षय की किस में इन्वॉल्व हो जाती है। अनिका को अपना साथ देता प्रकार अक्षय भी खुशी से अनिका को चूमने लगता है। अक्षय के होंठ अनिका के होठों पर अपना दबाव बना रहे थे और दोनों पूरी तरीके से मदहोश हो चुके थे। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, लेकिन तभी बाहर से कोई गेट नॉक करने लगता है और दोनों जल्दी से अपने होश में वापस आते हैं। अक्षय हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर निकल जाता है, वही अनिका खुद को आईने में देखकर शर्माकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। अक्षय जब कमरे से बाहर आता है तो देखा है एक सर्वेंट बाहर खड़ी हुई थी। वह सर्वेंट अक्षय की तरफ रिस्पेक्ट से सर झुकाकर कहती है सर बाहर कोई मिस्टर समय मल्होत्रा आए आपसे मिलने के लिए। समय मल्होत्रा नाम सुनकर अक्षय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अभी अनिका और अर्शी के आगे गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए वह सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है तो अर्शी के कमरे में जाओ और जब तक वह इंसान घर में है तब तक अर्शी को लेकर बाहर मत आना। सरवन जी सर का के अर्शी के कमरे में चली जाती है। वही अक्षय कमरे से बाहर जाकर नीचे हॉल में चला जाता है, जहां इस वक्त समय बैठा था और समय के साथ इस वक्त वहां पर सूर्यांश भी मौजूद था। अक्षय नीचे आकर हाल में सोफे पर बैठ जाता है और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है मिस्टर राणा और श्री मल्होत्रा आप दोनों यहाँ कोई खास वजह जो आपको मेरे ऑफिस में आकर मेरे घर आना पड़ा।
समय अक्षय की तरफ देखा है और कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारी और अनिका की शादी नहीं हुई क्योंकि अनिका मेरे सिवाय किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है। वह हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। इसलिए अपना यह शादी वाला नाटक खत्म करो और मेरी अनिका को मुझे सौंप दो। अक्षय घर कर समय की तरफ देख रहा था, लेकिन वह अभी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह नहीं चाहता था अनिका के होते हुए वह ऐसा कुछ करे जिससे उनका कोई यह वालों के अक्षय और समय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। अक्षय सूर्यांश की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर राणा, आपसे मैं समझदारी की उम्मीद रख सकता हूं क्योंकि आपका भाई तो नासमझ मालूम चल रहा है। मेरी एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, अनिका मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे घर की इज्जत है, मेरा मन है, मेरा सम्मान है और कोई बाहर से आकर मेरी पत्नी पर अपना हाथ जमाइए मुझे बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, अपने भाई को समझा दीजिए। अनिका अब उनकी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। अगर उन्हें अनिका से इतनी ही मोहब्बत थी तो उसे समय उन्होंने मुक्ति को क्यों चुना था जब अनिका ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए थे। अक्षय गुस्से में समय की तरफ देखा है और कहता है, आज तो आपके मुंह पर अनिका का नाम आ गया, आइंदा से मेरी पत्नी का नाम आपके मुंह पर नहीं आना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अभी बता देता हूं, हमारी शादी के बारे में दुनिया जान चुकी है और 2-3 बाद हमारी शादी का रिसेप्शन है, तो आप पूरी फैमिली सहित आमंत्रित हैं लिए और हम दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी को आप जैसे लोगों की नजर लगे। तभी सीढ़ियों से नीचे अनिका आता है और अपने सामने समय और सूर्यांश को देखकर अनिका उसी जगह खड़ी हो जाती है। फिर एक नजर उन दोनों को देखकर अक्षय के करीब आकर बैठ जाती है और अक्षर से कहती है, क्या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग थी? अक्षय, नहीं, ये लोग पर्सनली मुझसे मिलने आए थे। ओके, अच्छा, तो आप लोगों की जो बात खत्म हो जाए उसके बाद आप कमरे में आ जाएगा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। और हाँ, इन लोगों से जरा दूर रहा कीजिए क्योंकि इन लोगों की सौगात अच्छी नहीं है, पता चले इन लोगों की संगत का असर आप पर भी आ जाए और मैं ऐसा नहीं चाहती कि इन लोगों की संगत का असर आपके ऊपर आए। तभी बाहर गेट से किसी की आवाज आती है, क्या आप हमसे भी इतना ही नाराज हैं कि बात भी नहीं करेंगे? अनिका का गेट की तरफ देखती है तो वहां बुआ जी खड़ी थी। बुआ जी को देखकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे घर में अनिका के फेवर में बोलने वाला सिर्फ एक शख्स था और वह बुआ जी थी। अनिका भागकर बुआ जी के गले लग जाती है और कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। बुआ जी कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। अनिका, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ बुआ जी, इसलिए नहीं बता पाए और फिर मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था क्योंकि मैंने पुराना फोन और पुराने रिश्ते सब कुछ खत्म कर दिया था, इसलिए बस उन पुराने रिश्तों में एक आप रह गई हो जिससे मैं ताल्लुक रखना चाहती हूँ, वरना और किसी से नहीं। अनिका बुआ जी को लाकर सोफे पर बिठा देता है और अक्षय की तरफ देखकर कहती है, अक्षय, ये बुआ जी हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अक्षय उठकर बुआ जी के पैर छू लेता है और उनके पास बैठकर कहता है, कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? हम बिल्कुल ठीक है, बस आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अक्षय के ये क्या कहना चाहती हैं आप? बुआ जी, मेरी अनिका का ख्याल रखना, बहुत तकलीफ चाहिए उसने छोटी सी उम्र में। और फिर अक्षय, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है बुआ जी, अनिका मेरी इज्जत है, मेरा मान सम्मान, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ है, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आ सकती क्योंकि मैं खुद की इज्जत में कमी बर्दाश्त कर सकता हूँ बुआ जी, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत में बिल्कुल नहीं। समय और सूर्यांश अभी भी अक्षय को घर रहे थे। अक्षय उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, अब हम लोगों की मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मुझे अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना है। और बुआ जी की तरफ देखकर, कैसा है, आज आप हमारे साथ रुक जाए? नहीं बेटा, मुझे अभी समय और सूर्यांश के साथ जाना है। और हाँ, तुम्हें मैं पर्सनल इन्वाइट करने आई हूँ, कल मेरे बेटे की शादी है और मैं जानती हूँ तुम शादी में जरूर आओगी, पर्सनल इन्वाइट कर रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अनिका और अक्षय दोनों एक साथ बोलते हैं, हम जरूर आएंगे। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन समय की आंखों में अभी भी अक्षय और अनिका का रिश्ता कोई मन नहीं रख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था दिखाने के लिए या उससे बदला लेने के लिए अक्षय से कोई रिश्ता रख रही है। उन लोगों के जाते ही अनिका अक्षय के गले लग जाती है और कहती है, बुआ जी तो अच्छी है, लेकिन इस घर में जाकर मैं उन लोगों को बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहती क्योंकि जितना मैं इन लोगों को जानते हैं, कभी कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करेंगे जिसका असर सीधा हम दोनों के रिश्ते पर पड़ेगा। अक्षय, फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई ताकत तो मैं निशा नहीं दिखा सकती और नहीं तुम्हें बदनाम कर सकती है, समझी? तुम्हें किसी पर विश्वास होना हो लेकिन तुम्हें अपने पति पर विश्वास रखना होगा। अर्शी आ जाती है और दोनों अर्शी के साथ टाइम बिताने लगते हैं। अर्शी के साथ टाइम बताते हुए कब रात हो जाती है उन दोनों को ही पता नहीं चलता। अनिका अर्शी को उसके कमरे में सुला देती है और नैनी को उसके पास रोककर खुद डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। अक्षय और अनिका दोनों डिनर करते हैं, उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अक्षय कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला जाता है। भाई अनिका बाहर, अक्षय कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला जाता है। अनिका बाहर खड़े होकर आसमान में चमक रहे चांद को देखने लगती है।
तभी तो ठंडे हाथ अनिका को अपनी कमर पैर फिसलते हुए महसूस होते हैं। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसके कानों में एक आवाज मिलती है, इतनी जल्दी मुझे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। इस आवाज को पहचान कर अनिका एक झटके में पीछे मुड़ जाती है। अल्तो अनिका के सामने इस समय खड़ा था। समय को अपने इतने करीब देखकर अनिका 2 कदम पीछे हटकर रहती है। तुमने खुद मुझे छोड़ा था समय, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का, तो उसके मुझे छूने का, मेरे साथ कुछ भी करने का अधिकार मेरे पति मेरे अक्षय को है, समझे तुम। आज तो तुम मेरे कमरे तक आ गए, लेकिन आइंदा से मेरे कमरे तक मत आना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अक्षय को कभी ये पसंद नहीं आएगा कोई पराया मत मेरे कमरे में आए। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है गुस्से से। तभी उसे अपने पास एक आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ अनिका, तुम इस तरह आंखें क्यों बंद किए हो? लेकिन समय वहां कहीं भी नहीं था। तभी उनका अक्षय के सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षय, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, प्लीज अक्षय मुझे अपना बना लो और यहाँ से कहीं दूर ले चलो जहाँ कोई भी परछाई हमारे रिश्ते पर न पड़ पाए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपने सीने से लगाकर कहता है, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अक्षय से उसकी अनिका को दूर कर सके, क्योंकि अक्षय सिर्फ अनिका का है और अनिका सिर्फ अक्षय की। और तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी कोई वजह नहीं रहने दूंगा जिसे तुम्हें डर लगे, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहले और आखिरी लड़की हो, न तुमसे पहले कोई थी, नहीं तुम्हारे बाद कोई होगी। हम दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और तभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। अनिका अपनी आंखें बंद करके अक्षय के सीने से लग जाती है। वह समय के अपने कमरे में आने वाली बात अक्षय को नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी अक्षय को कुछ गलतफहमी हो। अक्षय अनिका को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेट देता है और धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगता है। अक्षय की बाहों में सुकून प्रकार का बनेगा, नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं अक्षय की आंखें सर्द हो जाती है। अक्षय बालकनी की तरफ घूमकर देखता है और कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बीवी के करीब आकर, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी बीवी को डराए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल तुम्हें सुबह देखने को मिल जाएगा। मैं तुम्हें इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में अनिका का ख्याल भी नहीं आएगा। अक्षय जान चुका था कि समय उसके कमरे में आया था, क्योंकि अक्षय ने समय के परफ्यूम की खुशबू बालकनी में महसूस कर ली थी और वही खुशबू उसे अनिका की बैग से भी आई थी जब उसने उसे पीछे से गले लगाया था। और वह समझ गया था क्या लिखा को डराने वाला समय था, लेकिन समय भूल गया था कि अक्षय राजपूत कौन है। वह उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, ये तो फिर भी समय था। अक्षय बालकनी में जाता है और अपने असिस्टेंट को कुछ समझकर कॉल कट करके कहता है, अब तुम देखो मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी अर्शी के बायोलॉजिकल फादर हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हें इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हारा ध्यान मेरी बीवी की तरफ जाएगा ही नहीं। मैं अपनी बीवी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ। अक्षय कमरे में आकर अपना लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज वह लोग बाहर जाने वाले थे घूमने के लिए। इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई एक्साइटेड था तो वह अर्शी थी, क्योंकि अर्शी को घूमना बहुत पसंद था। वही अक्षय ने अर्शी को अपनी गोद में ले रखा था, लेकिन एंड मोमेंट पर अक्षर को ऑफिस से कॉल आ गया था, इसलिए वह अक्षय के साथ नहीं जा पाई थी। अक्षय और राशि मॉल में शॉपिंग कर रहे थे जब समय और उसके फैमिली मेंबर्स की नजर अक्षय पर पड़ जाती है। अक्षय को एक बच्ची के साथ देखकर पहले तो सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन फिर जब वह वहां जाते तो वह बच्ची इस अक्षय को डैडी बोल रही थी। यह सुनकर सबकी आंखें फैल जाती हैं। तभी इस समय डेविल स्माइल करने लगता है और वह उनका वीडियो बनाकर अनिका के नंबर पर सेंड कर देता है। अनिका इस वक्त मीटिंग में थी, इसलिए उसने उसे मैसेज को नहीं देखा था। समय काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन जब मैसेज सीन नहीं होता तो वह भी शॉपिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अक्षय को अनिका की जिंदगी से आउट करना था। लेकिन वह भूल गया था कि वह किस उनका की जिंदगी से आउट करने के बारे में सोच रहा है। तभी कनक जो वहीं पर खड़ी अपने लिए साड़ी देख रही थी, उसकी नजर उसे मासूम सी बच्ची पर जाती है। अब उसे अपनी गोदी उठाकर काउंटर पर बिठाकर रहती है। क्या हुआ बच्चे, क्या देख रहे हो? अर्शी कनक के दोनों गालों को खींचकर रहती है। आप बहुत प्रीटी आंटी, आपको पता है, लेकिन अर्शी की मॉम आपसे भी ज्यादा सुंदर है। अर्शी की बात सुनकर कनक मुस्कुराने लगती है। वही कनक के पास खड़ा राघव भी, क्योंकि उससे बच्ची में राघव को समय की परछाई नजर आ रही थी। उसके बोलने का, बात करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल समय जैसा था। LLL। तभी अक्षय वहां जाता है और अर्शी को अपनी गोदी में उठाकर करता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा, वरना ये शैतान मॉल में कहीं गुम जाती। वहीं राघव की नजर जब अक्षय पर जाती है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वही अक्षय अर्शी को अपने साथ लेकर मॉल से बाहर चला जाता है। क्या करने वाला है समय अनिका और अक्षय को अलग करने के लिए? क्या समय को अर्शी की सच्चाई पता चलेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।
अनिका इस वक्त मीटिंग में थी, इसलिए उसने उसे मैसेज को नहीं देखा था। समय काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन जब मैसेज सीन नहीं होता तो वह भी शॉपिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अक्षय को अनिका की जिंदगी से आउट करना था। लेकिन वह भूल गया था कि वह किस उनका की जिंदगी से आउट करने के बारे में सोच रहा है। तभी कनक, जो वहीं पर खड़ी अपने लिए साड़ी देख रही थी, उसकी नजर उसे मासूम सी बच्ची पर जाती है। अब उसे अपनी गोदी उठाकर काउंटर पर बिठाकर रहती है। क्या हुआ बच्चे, क्या देख रहे हो? अर्शी कनक के दोनों गालों को खींचकर रहती है। आप बहुत प्रीटी आंटी, आपको पता है, लेकिन अर्शी की मॉम आपसे भी ज्यादा सुंदर है। अर्शी की बात सुनकर कनक मुस्कुराने लगती है। वही कनक के पास खड़ा राघव भी, क्योंकि उससे बच्ची में राघव को समय की परछाई नजर आ रही थी। उसके बोलने का, बात करने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल समय जैसा था। LLL। तभी अक्षय वहां जाता है और अर्शी को अपनी गोदी में उठाकर कहता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा, वरना ये शैतान मॉल में कहीं गुम जाती। वहीं राघव की नजर जब अक्षय पर जाती है तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वही अक्षय अर्शी को अपने साथ लेकर मॉल से बाहर चला जाता है। समय भी अक्षय के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी समय का फोन बजता है और उसका असिस्टेंट उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर समय की हवाएं उड़ जाती है। वह तुरंत वहां से अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं अपनी गाड़ी के पीछे से निकलता है और जाती हुई समय की कर को देखकर कहता है, अब आप जाइए देश से बाहर और हम जाते हैं अपनी बीवी के पास। आपका में बिजी रही है, हम अपनी मोहब्बत में बिजी रहते हैं। और अर्शी को अपनी गोदी में लेकर वहां से निकल जाता है। समय जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है, उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी में बहुत गड़बड़ हो गई है, इसलिए अभी के भी ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इस समय के दिमाग से अनिका का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। वह तुरंत ही वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। तभी समय का असिस्टेंट एक नंबर पर कुछ मैसेज टाइप करके भेज देता है और वहां से सीधा समय के साथ निकल जाता है। वही सूर्यांश और बाकी घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज शाम को शादी थी, तो शादी में सब लोग शामिल होने वाले थे। सूर्यास्त को पता चल चुका था कि समय इंडिया से बाहर गया है, उसकी कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने पूरे घर वालों को समझा दिया था। वही कनक के कमरे में राघव बहुत गहरी सोच में था। फिर वह अपनी सोच को झटक कर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और वहां से सीधा उससे जगह के लिए चला जाता है। जब वह पहुंचता है तो वह सबसे पहले से ही हम मौजूद था। राघव उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर आप मेरे बोलने से यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वह इंसान पलटकर देखता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बताइए मिस्टर राघव कैसे कॉल किया था मुझे? राघव सामने देखकर कहता है, मिस्टर राजपूत आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। राघव, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अर्शी समय सर और अनिका में की बेटी है? अक्षय, अर्शी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, वह सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी पत्नी की बेटी है, उसमें आपका याराना परिवार का या मिस्टर समय मल्होत्रा का कोई रोल नहीं है। मैं और अनिका 2 सालों से साथ है और हमारी शादी को काफी टाइम हो चुका है। अर्शी मेरी और अनिका की बेटी है, इसलिए अपना यह फालतू का दिमाग चलाना बंद करो। अगर विश्वास नहीं होता तो DNA टेस्ट करके दिखाओ। और राघव की तरफ देखकर कहता है, आज तो तुमने ये बकवास कर ली, आइंदा अगर करीना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, मैं मेरी बेटी को मीडिया में नहीं लाना चाहता, इसलिए आप खास या ख्याल रखना कि मेरी बेटी के बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना आप क्या फिर की न्यूज़ आपकी बीवी तक पहुंच जाएगी। भाई, वह अफेयर सच्चा नहीं होगा, लेकिन एक पत्नी कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और को अटेंशन दे। भले ही आप उसे अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन एक बीवी के लिए ये गलत है कि उसका पति उसे छोड़कर पराई लड़की के साथ वक्त बीते, उसे घुमाने ले जाए, खाना खिलाने ले जाए। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे पास सबूत है, मैं दिखा सकता हूँ। जब आते मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही अक्षय की बात सुनकर राघव को 440 वोल्ट का झटका लगता है। अक्षय वहां से सीधा राजपूत मेंशन जाता है। जब वह राजपूत मेंशन पहुंचता है तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जब वह हॉल में आता है तो वहां कोई भी नहीं था, पूरा हॉल खाली था। अक्षय फिर अर्शी के कमरे की तरफ जाता है तो अर्शी अपनी नैनी के साथ सो रही थी। अक्षय वहां से सीधा अपने कपड़े में जाता है। जब अक्षय अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे अनिका कहीं भी दिखाई नहीं देती। अक्षय हर जगह अनिका को ढूंढता है, लेकिन उनका उसे कहीं नहीं मिलती। फिर अक्षय अपने फोन में कुछ करता है तो उसे पता चलता है कि अनिका टेरेस पर है। अक्षय भी टेरेस पर चला जाता है। जब वह टेरेस पर पहुंचता है तो देखा है उसकी बीवी रेलिंग के सहारे खड़े उसे कल आसमान को देख रही थी, क्योंकि आज बारिश होने वाली थी। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे, उन्हें में उसकी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह रेड साड़ी, उड़ते हुए बाल, चेहरे पर मेकअप नहीं था, फिर भी वह बहुत बाल कर रही थी। उसकी मांग का सिंदूर, काली का मंगलसूत्र उसे बहुत आकर्षित बना रहा था। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसे बारिश में अनिका का भीगा हुआ वजूद अक्षय को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अक्षय धीमे धीमे कदमों से अनिका के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है।
अनिका को जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जब वह पलटकर देखती है तो बरसात में उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरने की होती है, उससे पहले ही अक्षय उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है। अब दोनों के बीच हवा जाने तक का जगह नहीं थी। वहीं अनिका के उसे भीगे हुए वजूद को देखकर आज अक्षय पहली बार अपना होश हो रहा था। उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यह शायद इसलिए था कि अनिका ने इस रिश्ते को एक मौका दिया था और इसलिए अब अक्षय भी खुद को रोकना नहीं चाहता था। नहीं, अक्षय धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर झुकने लगता है और तुरंत ही अनिका के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। अक्षय की वह सॉफ्ट किस का पैशनेट किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और सबसे ज्यादा तो अक्षय वाइल्ड तब हो जाता है जब अनिका उसका साथ देने लगती है। अनिका के हाथ अपने आप ही अक्षय की बालों में चलने लगे थे और अक्षय के हाथ अनिका की कमर को सहला रहे थे। दोनों इस वक्त में पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। ऊपर से बरस रहा पानी नीचे उन दोनों के शरीर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। अक्षय को जब एहसास होता है कि अनिका सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर अक्षय निकाल के होठों को रहा करता है। अनिका और अक्षय दोनों ही तेज सांस ले रहे थे। वहीं दोनों के बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी, इसलिए अनिका की चेस्ट से रगड़ रही थी और डॉनन के बीच एक गर्माहट, एक कब कभी एक अनकहा सा बंधन एहसास हो रहा था। डॉनन एक दूसरे को पूरी तारीके से पाना चाहते थे, तभी अचानक से अक्षय को धक्का देकर उससे दूर खड़ी हो जाती है। अक्षय धीरे धीरे अनिका के करीब पड़कर उसकी पीठ से सड़ के खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को उसकी कमर पर रखकर सहलाने लगता है। अनिका एकदम से अक्षय से दूर खड़ी हो जाती है। तभी अक्षय अनिका के साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे अपने करीब लाने लगता है। तभी अचानक से आसमान में चोर की बिजली कड़कती है। उसी के साथ अनिका भागकर अक्षय की बाहों में समा जाती है। अक्षय अनिका के वजूद को खुद में समा लेता है और उसकी हाथों की कसावट अनिका की कमर और उसकी पीठ पर बढ़ जाती है। वही अक्षय अनिका की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं? क्या तुम्हें मैं अपने रंग में रंग दूं? क्या मैं तुम पर अपने पति होने का अधिकार जमाऊं? क्या मैं तुम्हें पूरी तरीके से हासिल कर लूं? क्या आप मुझे इजाजत है अपनी बीवी को अपना बनाने के लिए? जैसे यह अनिका अक्षय की यह बातें सुनती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी से इजाजत नहीं ली होगी, लेकिन अक्षय ने अनिका से इजाजत ली थी। उसके करीब आने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। उनका एकदम से अक्षय की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है और सॉफ्ट आवाज में अक्षय के कान में बोलती है, जिस दिन मैं इस रिश्ते को मौका दिया था, जिस दिन मंदिर में मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाया था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपने ऊपर हर अधिकार दे दिया था। तुम बिन मेरी इजाजत के भी मुझे छू सकते हो। अक्षय अनिका के कान को काट लेता है और कहता है, नहीं, पति को अपनी पत्नी के करीब जाने के लिए उसे इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपका मन है पत्नी के करीब जाने का, उसका भी मन हुआ आपके करीब आने का। इसीलिए हम मर्दों को अपनी अपनी बीवियों से इजाजत लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अक्षय की इतनी अच्छी बात सुनकर अनिका एकदम अक्षय से लिपट जाती है और कहती है, दी, मैंने आपको इजाजत बना लीजिए, मुझे अपना हमेशा के लिए मुझ में समा जाए, मुझे हर तरीके से अक्षय की अनिका का बना लीजिए। अक्षय अनिका को गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह साइड के रास्ते से गया था, क्योंकि सामने के रास्ते से कोई भी सर्वेंट मिल सकता था और बारिश की वजह से अनिका के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, इसलिए अक्षय नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी अनिका को इस तरह से देखे। इसलिए वह एक सीक्रेट दरवाजे से छत से अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बारे में आज तक अनिका को भी नहीं पता था, और जब पता चलता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अक्षय अनिका को लेकर अपने कमरे में आता है और बालकनी के गेट को बंद करके अनिका को स्टेज से सट देता है और धीरे धीरे अपने हाथों को अनिका की गर्दन, चेहरे पर, हाथों पर, कमर पर, हर जगह घूमने लगता है। अक्षय की इस तरह टच करने से अनिका पूरी तरीके से मत हो चुकी थी। अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह अक्षय की बाहों में समा जाती है और कस के अक्षय को अपने सीने से लगा देती है। वहीं अब अक्षय भी खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। दोनों एक दूसरे की तरह पढ़ाने लगते हैं और एक दूसरे के फोटो को कब एक दूसरे में समा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। अनिका को किस करने के साथ साथ अक्षय की हाथ अनिका के सारे कपड़ों को उसके शरीर से रिमूव कर देता है। अनिका का पूर्ण रूप से समय के सामने थी, समय खुद के कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। अब दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देख सकते थे। अक्षय धीरे से अनिका की लबों को रिहा करके कहता है, एक बार आकर खोलो और अनिका देखो मुझे, मैं चाहता हूँ कि तुम हर तरीके से मुझे देखो, मुझे महसूस करो जैसे मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। अनिका धीरे से अपनी पलक उठाकर अक्षय को देखते हैं और शर्म की वजह से पैसे अपनी नजर नीचे झुका लेती है। अक्षय भी कहता है, आज तो आपकी अदाएं हमारा कत्ल कर देंगे मैडम। अनिका तुरंत अपना हाथ अक्षय की फोटो पर रख देती है। अक्षय तुरंत अनिका के उसे हाथ को चूम लेता है। अनीता शर्मा कर उसकी तरफ पीट कर लेती है। धीरे धीरे अक्षय के हाथ अनिका की पूरी बॉडी को सहलाने लगते हैं। अनिका के शरीर में तेज झंझनाहट हो रही थी, वह तेज तेज सांस
ले रही थी जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। समय अपना हाथ बढ़ाकर अनिका के सीने पर अपना हाथ रख देता है और जोर से प्रेस कर देता है। अनिका की हल्की सी आह निकल जाती है। समय अनिका को बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आकर कहता है, क्या मैं इससे आगे आने की इजाजत मांग सकता हूँ। अनिका अपनी पलकें झटका देती है। अक्षय दोनों को ब्लैंकेट से कर करके अनिका के होठों को एक बार फिर अपने कब्जे में कर लेता है। अक्षय धीरे धीरे अनिका के पूरे शरीर पर अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ना जा रहा था। अब अनिका भी हर तरह से अक्षय की बनती जा रही थी और समय का नाम हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से मिट चुका था। आज वो हमेशा के लिए अक्षय की बन चुकी थी और अक्षय की ही बनकर जीना चाहती थी। एकदम से अक्षय अनिका को अपने आगोश में समा लेता है और दोनों अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में आगे निकल जाते हैं। पूरी रात अक्षय अनिका के साथ अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में बिजी रहता है। मॉर्निंग में 5 बजे जाकर अक्षय अनिका के ऊपर से हटा है और उसके माथे को चुनकर कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है। अनिका रहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ। अक्षय अनिका के कान में कहता है, पहले खुद को फ्रेश करो, उसके बाद सोना। अक्षराका को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर बेडटब में लेट देता है और बाहर आकर बेडशीट को चेंज करके दूसरी बेडशीट बेचकर अच्छे से अरेंज करता है। फिर बाथरूम में जाकर अनिका को अच्छे से साफ करके बाहर लाता है और उसे अपनी एक शर्ट पहनकर पेट पर लेट देता है। अनिका सब कुछ देखा और महसूस कर रही थी। आज उसे सच में लग रहा था कि समय के लिए जो उसके मन में था वह सिर्फ अट्रैक्शन था, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो शायद उसे अक्षय से हुई थी और बेइंतहा हुई थी। अक्षय बाथरूम में जाकर शावर लेता है और बाहर आकर अनिका को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। अगली सुबह 11 बजे रहे थे लेकिन अभी तक अनिका सोकर नहीं उठी थी। अक्षय अर्शी को तैयार करके उसे आश्रम भेज दिया था और इस वक्त घर में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं था। अक्षय घर पर ही मौजूद था क्योंकि वह ऐसी हालत में अनिका को छोड़कर नहीं जा सकता था। जब अनिका की नींद खुलती है तो उसे अपने सामने अक्षय बैठा हुआ दिखता है। अक्षय को देखकर कारण का रहती है, दोपहर के 12 बजे रहे, आप ऑफिस नहीं गए? अक्षय, नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता था, और वैसे भी अगर एक दिन काम नहीं करूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन आज आपको मेरी ज्यादा जरूरत थी। हमारे बीच कल जो कुछ भी हुआ वह बहुत बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थे और उसे सबके बाद में आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। आप मेरी पूरी दुनिया है, मैं एक दिन पैसे नहीं भी कमा लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन इस वक्त में अगर आपको अकेला छोड़कर चले जाता तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता। और वैसे भी आज पूरे दिन मुझे आपके नखरे उठाने। मैडम, वही अनिका अक्षय के सीने से लग जाती है और कहती है, अगर हर कोई तुम्हारी तरह औरतों की इज्जत करने लग जाए ना अक्षय, तो इस दुनिया में कोई भी लड़की अपने ससुराल में बेइज्जत नहीं होगी। अनिका कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ। अक्षय अनिका के कान में कहता है, पहले खुद को फ्रेश करो, उसके बाद सोना। अक्षराका को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर बेडटब में लेट देता है और बाहर आकर बेडशीट को चेंज करके दूसरी बेडशीट बेचकर अच्छे से अरेंज करता है। फिर बाथरूम में जाकर अनिका को अच्छे से साफ करके बाहर लाता है और उसे अपनी एक शर्ट पहनकर पेट पर लेट देता है। अनिका सब कुछ देखा और महसूस कर रही थी। आज उसे सच में लग रहा था कि समय के लिए जो उसके मन में था वह सिर्फ अट्रैक्शन था, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो शायद उसे अक्षय से हुई थी और बेइंतहा हुई थी। अक्षय बाथरूम में जाकर शावर लेता है और बाहर आकर अनिका को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। अगली सुबह 11 बजे रहे थे लेकिन अभी तक अनिका सोकर नहीं उठी थी। अक्षय अर्शी को तैयार करके उसे आश्रम भेज दिया था और इस वक्त घर में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं था। अक्षय घर पर ही मौजूद था क्योंकि वह ऐसी हालत में अनिका को छोड़कर नहीं जा सकता था। जब अनिका की नींद खुलती है तो उसे अपने सामने अक्षय बैठा हुआ दिखता है। अक्षय को देखकर कारण का रहती है, दोपहर के 12 बजे रहे, आप ऑफिस नहीं गए? अक्षय, नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता था, और वैसे भी अगर एक दिन काम नहीं करूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन आज आपको मेरी ज्यादा जरूरत थी। हमारे बीच कल जो कुछ भी हुआ वह बहुत बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थे और उसे सबके बाद में आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। आप मेरी पूरी दुनिया है, मैं एक दिन पैसे नहीं भी कमा लूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन इस वक्त में अगर आपको अकेला छोड़कर चले जाता तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता। और वैसे भी आज पूरे दिन मुझे आपके नखरे उठाने। मैडम, वही अनिका अक्षय के सीने से लग जाती है और कहती है, अगर हर कोई तुम्हारी तरह औरतों की इज्जत करने लग जाए ना अक्षय, तो इस दुनिया में कोई भी लड़की अपने ससुराल में बेइज्जत नहीं होगी। अक्षय अनिका को वॉशरूम में ले जाता है और उसे वहां खड़ा करके कहता है, तुम खुद से शावर ले लोगी या मैं मदद करूं? अनिका शर्माकर कहती है, मैं खुद से कर लूंगी। नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो, मैं हेल्प कर देता हूं। कसम, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आई स्वेयर, मैं जानता हूं कि तुम बहुत थक गए हो, जब तक हमारी बॉडी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा।
जानते हो अक्षत, पता नहीं मेरी कौन से पुण्य, ये कौन से कम का नतीजा हो तुम जो मुझे मिला है पति के रूप में। मेरी बेटी को इस परफेक्ट पिता मिला है, मुझे एक परफेक्ट पति। सच बोलो ना, तो मेरे पिता ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, उस इंसान ने मेरे साथ जो भी किया, उसके बाद रिश्तों पर से मेरा विश्वास है गया था। लेकिन फिर मैं तुमसे मिली, तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना हर कोई राजेंद्र और समय नहीं होता। कुछ लोग अक्षय भी होते हैं जो बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी वजह के दूसरों की मदद करते हैं। अक्षय मैं हमेशा भगवान से दुआ करती थी तुम्हारी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी ना, वह बहुत खुशनसीब होगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था वह लड़की मैं ही बन जाऊंगी। अनिका को अपने गले लगा लेता है और बोलता है अब तुम पहले फ्रेश हो, फिर ब्रेकफास्ट करो या लंच करो, जो भी तुम्हारा मन है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। और आज वैसे भी पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ है और आज मैं पूरी तरीके से फ्री हूं, तो तुम फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हारे दिल की हर बात सुनूंगा। और आज तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में जो भी बात होगी, तुम वह सारी बातें मुझे शेयर करोगी, अंदर घुट घुट कर नहीं रहोगी। अनिका, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करूंगी। अक्षय वॉशरूम से बाहर चला जाता है और उनका शॉवर लेने लगती है। आधे घंटे बाद अनिका बाहर आती है तो अक्षय गेट के पास ही खड़ा था। अनिका उसे देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं यहाँ सेफ्टी के लिए खड़ा था कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत जा सकता हूँ ना, अगर मैं बाहर होता, कहीं भी होता और तुम्हें मेरी जरूरत होती, मुझे पता नहीं चलता, तो फिर आने का इतना भी ख्याल मत रखो मेरा कि मैं बिगड़ जाऊं। सर पर चढ़ा रहे हो मुझे। हर मर्द को अपनी बीवी को अपने सर पर चढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि वह अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आती है, उसका वंश आगे बढ़ती है, सब कुछ करती है वह। अगर हम उसको अपने सर पर चढ़कर उसे बिगाड़ दे, उसे कुछ खुशियां दे दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। निका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आप किस प्लेनेट से आए हैं? क्योंकि पृथ्वी लोक पर तो ऐसे इंसान नहीं पाए जाते हैं। अक्षय हंसने लगता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब कुछ मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद सब कुछ बदल गया। जो घर कभी मेरा हुआ करता था वह पराया हो गया, जो लोग मेरे अपने थे वह पराये हो गए। अनिका, और क्या बोलती थी माँ? मुझे भी जानना है। मैं जब छोटा था ना आने का, तभी मेरी माँ मुझे कहती थी, इस दुनिया में अगर भगवान किसी इंसान से अत्यधिक प्रसन्न होता है तो वह सिर्फ वह इंसान होता है जो औरतों की इज्जत करता है, लेकिन सिर्फ उन औरतों की जो इज्जत के लायक होती है, वरना इस समाज में कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो दूसरी औरतों के लिए गलत साबित होती है। आजकल हर औरत फेक हो गई है, शायद ये जमाना ही ऐसा है, बट मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरी पत्नी, मेरी बेटी से फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है ना क्या, मेरी माँ हमेशा मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाती थी, लेकिन इस रात में देखा था मेरे पापा मेरी माँ को बहुत मारते थे। उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज आती थी और वह चीखने चिल्लाने की आवाज में सिर्फ मेरी माँ की होती थी, क्योंकि वह इंसान मेरी माँ को रात रात भर मरता था, टॉर्चर करता था। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी ने उनकी शादी मेरी माँ से कराई थी और वह किसी और को पसंद करते थे, तो इसमें मेरी माँ की क्या गलती थी? डिवोर्स देकर उस औरत से शादी भी तो कर सकती थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मेरी माँ उनकी माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने तब अपना दम तोड़ दिया। फिर उस इंसान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, वह यहाँ कभी कभी आते थे और मेरी माँ के मरने के 2 घंटे बाद ही मेरा बाप उस औरत से शादी करके ले आया था और उसका एक बेटा भी था, क्योंकि वह हमेशा से उसके टच में था, उसके साथ रहता था, घूमता था, फिरता था, तो उसके बेटा भी था। और मेरी माँ ये सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं किया। अगर वह दादाजी को भी सारी सच्चाई बता देती ना, तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। अनिका अक्षय को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, फिक्र मत करो, वह जहां भी होगी ना, तो मैं ऐसे देखकर बहुत खुश होगी कि उनका बेटा औरतों की, बुजुर्गों की इतनी मदद करता है, उनकी इतनी इज्जत करता है, वह बहुत खुश होंगे। पहले उन्हें अपने जीवन साथी से मोहब्बत नसीब ना हुई हो, लेकिन उनके बेटे ने उनका नाम रोशन कर दिया है। सारी दुनिया अक्षय राजपूत के नाम से जानती है, निर्मला राजपूत का बेटा अक्षय राजपूत। जानती होने का मैंने अपने पापा का सरनेम मुझसे करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन आज दादाजी के सर्वेंट का फोन आया था, दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं और एक बार को तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उनसे मिलूं, जाकर उनसे पूछूं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती मेरी माँ से कराई। अगर ना कराई होती तो मेरी माँ ऐसे डर डर की ठोकरें खाकर ना मार दी, वह अपने पति का इतना जुल्म बर्दाश्त ना करती। क्या वजह थी मेरी माँ की जो वह उसे राक्षस को छोड़कर नहीं गई? कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि एक औरत सबसे ज्यादा अपने आत्मसम्मान से प्यार करती है और मेरी माँ ने उसे आत्मसम्मान को भेज दिया था। वह आदमी का हरजुल, हर बदतमीजी, हाथ छाती बर्दाश्त करती थी। बस मैं यही जानना चाहता हूँ, वजह क्या थी उन सब के पीछे?
अनिका, जानते हो अक्षय, इस दुनिया में मेरे बाप और तुम्हारे बाप जैसी लोग होते हैं। मेरे बाप ने किसी दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को मार दिया, तुम्हारे बाप ने किसी और औरत के लिए तुम्हारी माँ को मार दिया। पता नहीं इस समाज में ये रीति क्यों चली आई है कि अगर एक औरत की शादी हो जाए तो वह उसे तलाक देकर अपनी जिंदगी दोबारा नहीं शुरू कर सकती। क्यों हम लोग जातियां, धोखा, फरेब सब बर्दाश्त करते रहते हैं। अगर मेरी माँ ने स्टैंड लिया होता तो वह जिंदा होती, और अगर हमारी माँ ने स्टैंड दिया होता तो वह भी जिंदा होती। इसीलिए मैंने खुद को ऐसा बनाया है, जो धोखा करेगा उसके साथ धोखा करूंगी, जो इज्जत, मान, सम्मान, प्यार देगा मैं भी उसे रिपीट में वही दूंगी। अनिका, और आप अकेले नहीं जाओगे दादा दादी से मिलने के लिए? मैं और अर्शी दोनों जाएंगे आपके साथ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी जो माँ कभी उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों वह घुट घुट कर जीती रही? क्या वजह थी इसके पीछे? मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है, हम कल चलेंगे, आज तुम्हें वैसे भी आराम की जरूरत है। अनिका, इतनी भी आराम की जरूरत नहीं है अक्षय, मैं ठीक हूँ। देखो अनिका, फालतू की बकवास नहीं करते हैं, मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं ले जा रहा हूँ। और अगर कल भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम कल भी नहीं जाएंगे, जब तुम ठीक हो जाओगी तब जाएंगे। मुझे कुछ हुआ थोड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों ऐसे ही पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम बताते हैं। शाम को अर्शिका भी घर पर आ गई थी और अब अक्षय का पूरा ध्यान अर्शी के ऊपर था। अर्शी के साथ खेल रहा था, उसे खाना खिला रहा था, सब कुछ कर रहा था। दूर सोफे पर बैठी अनिका ये सब कुछ देख रही थी। आज उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम किया है। समय भी एक अच्छा इंसान था है, लेकिन शायद वह और समय एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। कुछ वक्त के लिए उनकी किस्मत उन्हें साथ ले आई थी, लेकिन शायद समय के लिए और कोई बेहतर इंसान इस दुनिया में था। जैसे अनिका के लिए अक्षय था, वैसे ही समय के लिए भी कोई होगा। अगर ऐसा ना होता तो समय को और सूर्यांश को कभी कोयल और मुक्ति का सच पता नहीं चलता, और वह दोनों ही उन दोनों की जिंदगी से बाहर न जाती। यूएन डॉनन बेटी और पापा का प्यार देख रही थी। अक्षय घोड़ा बना हुआ था और अर्शी उसकी पीठ पर बैठी हुई थी, और अक्षय प्यो हॉल में चक्कर लगा रहा था। वही कोई था जो आंखें फाड़े अक्षय के स्वरूप को देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि अक्षय का बेस्ट फ्रेंड मैन था, जो अभी अभी मेंशन में आया था। और अक्षय का ऐसा रूप देखकर मान बहुत हैरान था, क्योंकि हमेशा उसने एक ऐसे अक्षय को देखा था जो एरोगेंट, खड़ूस, हार्टलेस था। लेकिन आज का अक्षय तो ममता की मूरत था, और अपनी बेटी के लिए इतना पजेसिव, इतना केयरिंग। ये देखकर आज मान को सच में यकीन हो गया था कि अक्षय की जिंदगी में वह इंसान आ चुका है जो अक्षय की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। अक्षय और मान बचपन के दोस्त थे। जब अक्षय के पापा ने उसे घर से निकाल दिया था तब अक्षय मान के साथ उसके घर पर रहा था, और मान की मम्मी पापा ने उसे अपना बेटा माना था और हमेशा उसे सपोर्ट किया था, और आज भी करते हैं। लेकिन मान की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके लिए माँ अपनी मॉम को लेकर आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था और आज ही वापस आया है। अक्षय को जब महसूस होता है कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है तो अपनी नजरों उठाकर सामने देखा है। अपने सामने मान को देखकर वह अर्शी को अपनी गोद में उठाकर खड़ा होता है और मान की तरफ देखकर कहता है, आप वहीं खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? मानहर बढ़कर अंदर आता है और अक्षय के पास आकर खड़ा हो जाता है। अर्शी अक्षय के चेहरे को अपनी तरफ करती है और कहती है, अर्शी को पसंद नहीं अर्शी के पापा किसी और को देखे। अर्शी की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगता है और अर्शी के फोरहेड को चूमकर कहता है, अर्शी के पापा सिर्फ अर्शी के, किसी और के नहीं। अक्षय मान को बैठने के लिए बोलता है। वही जैसे ही मान की नजर अनिका पर जाती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और एक झटके में उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका मान को देखकर ऐसे बैठी रहती है जैसे उसने मान को यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वह माँ की तरफ अपना मुंह टेढ़ा करके कहती है, वो हिलो, ये घर मेरा है तो मैं अपने घर में रहूंगी ना, और तुम बदतमीज इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? भाई उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर अक्षय कहता है, अब हुआ क्या है बताओगे दोनों, और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तभी मान अनिका की दुनिया भर की शिकायत करने लगता है। तभी अक्षय मान को उस भरी नजरों से देखा है और कहता है, मेरी बीवी से तमीज से बात करो, समझे? वह ऐसी हरकत नहीं करती है जैसे तुम बता रहे हो। जैसे मान को पता चलता है कि अनिका अक्षय की वाइफ है, उसका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। पप्पी फेस बनाकर अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है अक्षय, इस इंसान ने ना मुझे बहुत परेशान किया था, और जो मेरी साड़ी खराब हुई थी ना वह इसी ने की थी। इसी ने जानबूझकर मेरी साड़ी पर काफी गिराई थी। जैसे जैसे अक्षय अनिका की बात सुन रहा था वैसे वैसे अक्षय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे मान देता है कि अक्षय का गुस्सा बढ़ रहा है तो माँ अनिका की तरफ देखकर कहता है, झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तक काफी फेंकी थी? वह तुम थी जिसने मुझे परेशान किया था। एकदम उसे हाल में एक सख्त और ब पूछ दिया, बस उसी के साथ ही मान की जान हलक में अटक जाती है।
अक्षय को जब महसूस होता है कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है तो अपनी नजरों उठाकर सामने देखा है। अपने सामने मान को देखकर वह अर्शी को अपनी गोद में उठाकर खड़ा होता है और मान की तरफ देखकर कहता है, आप वहीं खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा? मानहर बढ़कर अंदर आता है और अक्षय के पास आकर खड़ा हो जाता है। अर्शी अक्षय के चेहरे को अपनी तरफ करती है और कहती है, अर्शी को पसंद नहीं अर्शी के पापा किसी और को देखे। अर्शी की बात सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगता है और अर्शी के फोरहेड को चूमकर कहता है, अर्शी के पापा सिर्फ अर्शी के, किसी और के नहीं। अक्षय मान को बैठने के लिए बोलता है। वही जैसे ही मान की नजर अनिका पर जाती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और एक झटके में उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका मान को देखकर ऐसे बैठी रहती है जैसे उसने मान को यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वह माँ की तरफ अपना मुंह टेढ़ा करके कहती है, वो हिलो, ये घर मेरा है तो मैं अपने घर में रहूंगी ना, और तुम बदतमीज इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? भाई उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर अक्षय कहता है, अब हुआ क्या है बताओगे दोनों, और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तभी मान अनिका की दुनिया भर की शिकायत करने लगता है। तभी अक्षय मान को उस भरी नजरों से देखा है और कहता है, मेरी बीवी से तमीज से बात करो, समझे? वह ऐसी हरकत नहीं करती है जैसे तुम बता रहे हो। जैसे मान को पता चलता है कि अनिका अक्षय की वाइफ है उसका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। पप्पी फेस बनाकर अक्षय की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है अक्षय, इस इंसान ने ना मुझे बहुत परेशान किया था, और तो और जो मेरी साड़ी खराब हुई थी ना वह इसी ने की थी। इसी ने जानबूझकर मेरी साड़ी पर काफी गिराई थी। जैसे जैसे अक्षय अनिका की बात सुन रहा था वैसे वैसे अक्षय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैसे मान देता है कि अक्षय का गुस्सा बढ़ रहा है तो मां अनिका की तरफ देखकर कहता है, झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तक काफी फेंकी थी, वह तुम थी जिसने मुझे परेशान किया था। एकदम उसे हाल में एक सख्त और ब पूछ दिया, बस उसी के साथ ही मान की जान हलक में अटक जाती है। अक्षय गुस्से में मान की तरफ देखा है और कहता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? मां अचानक से अक्षय के गले लग जाता है और कहता है, जानता हूं तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सालों बाद आए तो उसको भुला देगा। अब चल बहन की बात करते हैं, अर्जेंट काम है तो उसे। ओके ठीक है, बैठ। अक्षय और मान बैठकर बात करने लगते हैं। वही अच्छा अर्शिया को लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था, लेकिन वह चाहते हुए सर्वेंट को चाय और नाश्ते का बोलकर जाती है कि कहीं मां को यह ना लगे कि उसके आने की वजह से आने का नहीं। ये सब किया वहीं अर्शिया और अनिका के जाने के बाद मां अक्षय की तरफ देखा है और कहता है, अब तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाले हो? क्योंकि जितना तुमने उनके साथ किया है उससे उन्हें सबकन ही मिला है। अक्षय मिस्टीरियस स्माइल से कहता है, तुझे क्या लगता है अक्षय मैं अपना बदला भूल जाऊंगा? अपनी अक्षय के आंसू भूल जाऊंगा? कुछ नहीं भूला हूं मैं, और मेरे बदले की शुरुआत हो चुकी है। तू नहीं जानता, लेकिन उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। वह सड़क पर आ गए हैं सब, और तो और उनका बेटा ट्रक स्मगलिंग पर करते हुए पकड़ा गया है। बस इनकी हेडलाइंस की रह गया है, जो कल सुबह होती आ जाएंगे। फिर उसे घर और उससे घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। जिस तरह उन लोगों ने मेरी माँ को उसे घर से मारकर जाने पर मजबूर किया था, मैं भी उन लोगों को मजबूर कर दूंगा। मैं उन लोगों को अपने कदमों में झुका दूंगा जिन मेरी माँ की मौत का जश्न मनाया था, और मेरा पहली बार कल सुबह होगा जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अक्षय की बात सुनकर मान उसके हाथ रखकर कहता है, वह सब तो ठीक है, तू मान और पापा को का बताया अभी, और अर्शी के बारे में मेरा बदला पूरा हो जाए उसके बाद मैं सबसे अनिका को मिलवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ मान थोड़ा नाराज होगी, लेकिन वह मान जाएंगे। हाँ मन तो जाएंगे, तुझसे प्यार से इतना करती है ये तो है। फिर वह दोनों पास में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ चाय नाश्ता जाता है। माँ उतर जाने लगता है, तभी ऊपर से उतरते हुए उनका रहती है, खाना रेडी है, डिनर करके जाएगा। वही मान हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो अनिका उसकी हैरानी जानकर रहती है, वह झगड़ा हम दोनों की वजह से हुआ था और उसे झगड़े का असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ सकता। आप अक्षय के दोस्त हैं और उनका दोस्त मेरा भाई हुआ, इसलिए भाई बहन में थोड़ी बहुत झगड़े चलते हैं। फिक्र मत करो, अब डिनर करते हैं सब लोग। मान धीरे से अक्षय के कान में कहता है, क्या लड़की है यार, कल तो ऐसा लग रहा था कि मुझे सूली पर लटका देगी और आज इतने प्यार से खाना खिला रही है। अच्छे बताना, इसमें खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है? पता चल मुझे भगवान के पास भेज दे यार, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे बच्चे भी नहीं हुए, मैं कैसे जी पाऊंगा यार। अक्षय घर कर मन को देखा है तो मन सीधा खड़ा हो जाता है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि वह अक्षय की बीवी की बुराई कर रहा था। अनिका मन की हवा उदय का समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है, इसीलिए वह कहती है, फिक्र मत करो, जहर नहीं मिलाया मैं खाने में। हाँ अगर तुम अकेले खाना खाते तो मैं सोच भी सकती थी, लेकिन अभी हम दोनों भी खाना खाएंगे ना, तो मैं अपना खाना भी आधा सट नहीं करना चाहती। वही उनका की बात सुनकर अक्षय मुस्कुरा देता है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उन दोनों को अपनी बेइज्जती करते हुए देखकर मानकर बाय चढ़ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। LLL
सब लोग डिनर करके बाहर आते हैं क्योंकि माँ अपने घर जा रहा था। उनका स्विच ऑफ करके अक्षय और अनिका अपने कमरे में आते हैं। अनिका अक्षय की तरफ देखकर कहती है, मुझे कल सुबह एक जरूरी मीटिंग में जाना है आउट ऑफ सिटी, तो क्या तुम कल अर्शी का ख्याल रखोगे? आशिक ख्यालों के आने का थोड़ी देर बात करके सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एनिका सुबह 4:00 बजे हाई सिटी से बाहर चली गई थी और आज हमेशा के पास एक अच्छा मौका था यूएन लोगों से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि एनिका भी नहीं थी वहां जिससे यूज या सब कुछ छुपाना था। इसलिए वह अर्शी को आश्रम छोड़कर वहां चला जाता है, जहां जाते हाई यूज हजारों चीजें घेर लेती है। जैसे ही अक्षय की कर उसे घर के बाहर आकर रुकती है, अक्षय की आंखों में नफरत उतर आती है और वह उसे घर को देखने लगता है। तभी वहां बैंक के लोग उसे घर को खाली कर रहे थे। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर आज अक्षय को सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसकी मां को ऐसे ही उसके पिता घर से बाहर निकाल देते थे और वह बेचारी पूरी रात गेट पर बैठकर इंतजार करती थी और अगली सुबह फिर से उसे घर के अंदर लेकर उसे पूरे घर का काम कराया जाता था। ये सब देखकर आज अक्षय के चेहरे पर एक सुकून था। अभी मिस्टर अशोक मेहरा की नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है और वह वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, कौन हो तुम? मेरे घर के बाहर क्या खड़े कर रहे हो? अक्षय उनके गोल गोल चक्कर लगाकर कहता है, रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, तुम्हें मैं यहाँ तक पहुँचा दिया लेकिन आज तक तुम अपने दुश्मन को ही नहीं पहचान पाए। अशोक मेरा जरा दिमाग लगाओ तो पता। अभी मिस्टर अशोक मेहरा की नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है और वह वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, कौन हो तुम? मेरे घर के बाहर क्या खड़े कर रहे हो? अक्षय उनके गोल गोल चक्कर लगाकर कहता है, रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, तुम्हें मैं यहाँ तक पहुँचा दिया लेकिन आज तक तुम अपने दुश्मन को ही नहीं पहचान पाए। अशोक मेरा जरा दिमाग लगाओ तो पता चल। अभी मिस्टर अशोक मेहरा की नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है और वह वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, कौन हो तुम? मेरे घर के बाहर क्या खड़े कर रहे हो? अक्षय उनके गोल गोल चक्कर लगाकर कहता है, रस्सी जल गई पर पल नहीं गया, तुम्हें मैं यहाँ तक पहुँचा दिया लेकिन आज तक तुम अपने दुश्मन को ही नहीं पहचान पाए। अशोक मेरा जरा अपना दिमाग लगाओ कि आज तक तुमने किस किस से दुश्मनी किया कि किसी की जिंदगी पर बात करेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी काली सच्चाई खुद पता चल जाएगी और मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बेटा ऑलरेडी चल में है, तुम्हारी बेटी कहाँ है कोई नहीं जानता। तुझे पता है तेरी बेटी इतने सारे लोगों के साथ सो चुकी है, क्या तुझे देखकर भी खिला दे? लेकिन गंदे बात की औलाद गंदी होगी ना, जिसकी माँ बाप भाई सब इतने करते हैं वह बहन कैसे अच्छी हो सकती है? और तुझे एक बात पता है, मैं तुझे इस दुनिया में तुझे रहने नहीं दूंगा और अगर पता कर सकता है तो पता कर ले कि मैं तेरा दुश्मन क्यों बना, किस लिए बना। अक्षय वहां से जाने लगता है। तभी अशोक मेहरा की दूसरी बीवी एक तस्वीर को रोड पर फेंक देती है। उसे तस्वीर को देखकर अक्षय की आंखें गहरी हो जाती है, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि अक्षय की मां निर्मला राजपूत की तस्वीर थी, जिसे और उसके सामान को अशोक मेहरा की दूसरी बीवी ने बाहर फेंक दिया था। अक्षत अपने ड्राइवर को कुछ इशारा करता है और उसे सामान को चुपचाप उठकर अपनी गाड़ी में रखवा देता है। तभी अक्षय घूमकर अशोक मेहरा और उसकी बीवी की तरफ देखकर कहता है, चल तेरा काम आसान कर देता हूँ, तुझे बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा पूरा नाम अक्षय निर्मला राजपूत है। जैसे ही उन दोनों के कानों में अक्षत की आवाज पहुंचती है, वह दोनों 4 कदम पीछे हट जाते हैं और अक्षय उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा होकर कहता है, ये घर मेरी माँ का था और यह घर मैं अपनी माँ के लिए लेकर रहूंगा और तुम दोनों को मैं अगर भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया ना तो मेरा भी नाम अक्षय राजपूत नहीं। इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ ना तो वह तुम हो मिस्टर अशोक मेहरा। तुमने जिस बच्चे को अनाथ पर शहर समझकर सड़क पर छोड़ दिया था अपनी अय्याशियों के लिए, आज वह बेटा कॉल बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा है अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। अगर मुझसे बचकर भाग सकती हो तो भाग लो, क्योंकि आज शाम तक मैं तुम्हारी बहुत दुर्दशा करूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। फोटो डर की वजह से अक्षय के चेहरे को देख रहे थे, क्योंकि अक्षय इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क रही थी, जो इन दोनों को उसके कर्म तक पहुंचकर ही रहेगी। तभी अक्षय अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में वहां ढेर सारे बॉडीगार्ड आते हैं और उन दोनों को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। वह दोनों बॉडीगार्ड से बचने का बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन टच नहीं पाते। अक्षत के टॉर्चर रूम में इस वक्त उन दोनों को कुर्सी से बंद कर रखा गया था। वही अक्षत उन दोनों के सामने राजा की तरह बैठा था, अभी एक पैर पर दूसरे पर को चढ़कर, और वह अशोक मेहरा की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे सच सच बता, जब तू मेरी माँ से प्यार करता ही नहीं था तो तूने मेरी माँ से शादी क्यों की? जब तुझे औरत से ही प्यार था तो इसी से शादी करता ना। अशोक मेहरा अपना सर नीचे झुका लेता है और कहता है, मेरी शादी तेरी माँ से जबरदस्ती नहीं हुई थी, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी देखकर मैंने उसे अपने जाल में फंसाया था और जानबूझकर उससे शादी की थी। लेकिन
वह जब मेरे पास आई तो अपना नाम की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने भाई को दी आई थी। बस इसीलिए मेरा गुस्सा उसे पर निकलता था, क्योंकि मैंने उससे शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए की थी, लेकिन वह औरत अपना सब कुछ अपने भाई को दी आई थी, मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। फिर ये तुम्हारी रखेल कैसे तुम्हारी जिंदगी में आई? मैं और कामिनी एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। कॉलेज टाइम से हमारा अफेयर था, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर चुके थे, लेकिन मेरी और कामिनी की शादी मेरी और निर्मला की शादी के बाद हुई थी। इसलिए इस शादी को कानून कभी नहीं मानता, इसलिए मैंने निर्मला में मार दिया। और मैं कभी भी अशोक से प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने निर्मला राजपूत से शादी कर ली है तो मेरे अंदर का लालच बाहर निकलने लगा। फिर मैं इसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ने लगी और इसे ये लगता है कि वह दोनों बच्चे इसके हैं, लेकिन वह दोनों बच्चे मेरे असली पति के थे, जिससे मैं आज भी टच में हूँ। और हम दोनों नहीं अशोक को फंसाया था प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन निर्मला तो कुछ छोड़कर नहीं गई। लेकिन निर्मला के मरने के बाद इसके बाप ने इसको अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दे दी, इसलिए मैं इसको छोड़कर नहीं गई। लेकिन मैं आज भी उसके साथ। तभी अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है। अक्षय, अशोक मेहरा, तूने मेरी माँ को धोखा दिया इस औरत के लिए, इस औरत ने तुझे धोखा दिया किसी और के लिए। क्या बात है, मतलब तेरे साथ तो खुद धोखा हुआ है। सच में आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला तुम दोनों की सच्चाई जानकर। अब मैं तुम दोनों जिंदगी मौत से पत्थर बना दूंगा। तुम रोज की मूवमेंट करता था, तुम दोनों के मरने से एक दूसरे के साथ टाइम बता देते हुए मेरी माँ को अपने सामने बिठाकर। अब तुम देखो, मैं तुम दोनों के साथ इससे भी बड़ा करूंगा। अक्षय वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ बात के चला जाता है। वही थोड़ी देर में उसे कमरे से चिल्लाने की आवाज से आने लगती है, जैसे पड़ता वहां सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता।